अब वह 20 साल की लड़की जो जवान हो चुकी थी, अब वह अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे अभी जीवन में अपना सफल होकर दिखाना था। सुकन्या का तो बस एक ही सपना था कि वो आईपीएस अफसर बने, इसीलिए वो दिन रात एक करके पढ़ाई में जुटी रहती थी। सिया का भी यही अरमान था कि सुकन्या जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती कि सुकन्या को किसी चीज की कोई कमी ना हो, क्योंकि अब सुकन्या ही तो उसके जीने का सहारा थी, उसकी जिंदगी का मकसद थी वो। एक रोज सिया अपने काम पर गई थी, तभी सुकन्या को अपनी कुछ किताबों के लिए सिया से थोड़े और पैसे लेने थे। आज ही उसे बाजार जाकर किताबें लेने का वक्त मिला था, वरना उसके पास कभी समय ही नहीं बचता था। इसीलिए सुकन्या बिना कोई देर किए सिया ने जो पता बताया था वहीं पहुंच गई। वो एक करोड़पति रवि प्रकाश के घर पहुंची। बंगले के बाहर एक चौकीदार बैठा था। सुकन्या ने उसे अपने बारे में बताया कि वो अपनी दीदी से मिलना चाहती है और कोई जरूरी काम है। चौकीदार ने ये सुना तो उसे अपने साथ अंदर ले गया। जैसे ही सुकन्या अंदर पहुंची, एक औरत जो ढेरों जेवरों से सजी थी, मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, बेटी, किससे मिलना है? सुकन्या ने उन्हें देखकर तुरंत भांप लिया कि ये और कोई नहीं, यहाँ की मालकिन शीला है, रवि प्रकाश की पत्नी। तब सुकन्या ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया और बोली, आंटी जी, मुझे अपनी सिया दीदी से मिलना है, जो आपके यहाँ काम करती है। दीदी से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर उस घर की मालकिन शीला ने कहा, इसका मतलब तुम सिया की छोटी बहन सुकन्या हो? ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी जी। तभी शीला ने सिया को आवाज लगाई। सिया मालकिन कहती हुई दौड़ती हुई आई। सुकन्या को देखकर वो चौंक गई और बोली, अरे कन्या, कोई काम था क्या तुम्हें? तब सुकन्या बोली, हाँ दीदी। तब सिया उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, मालकिन, ये मेरी छोटी बहन सुकन्या है, मैं आपको बताती हूं ना इसके बारे में। ये सुनकर शीला मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है सिया, तुम्हारी बहन तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तभी वहीं रवि प्रकाश आ जाते हैं। वो सुकन्या को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, ये। तभी शीला कहती है, ये सिया की छोटी बहन सुकन्या है। ये सुनकर रवि प्रकाश, अच्छा कहते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी अंदर से एक लड़का बोला, मम्मा, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, क्या आपने देखी कहीं? ये कहते हुए लड़का बाहर आता है। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। सुकन्या को देखकर वो लड़का एक तक उसे देखता ही रह गया, जैसे कहीं खो गया हो। आखिर सुकन्या देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे एक बार देख लेता, बस उसकी खूबसूरती में खो जाए। तब शीला कहती है, अरे बेटा, वहीं तो रखी है, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रही होगी। मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूं। ये कहकर शीला अंदर चली जाती है, लेकिन वो लड़का तब तक सुकन्या को ही देखे जा रहा था। तब सिया उस लड़के की तरफ हाथ करके बोली, सुकन्या, ये हमारे छोटे मालिक हैं, अजय साहब, कल ही अमेरिका से आए हैं। ये सुनकर सुकन्या ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया, तो उस लड़के ने भी हाथ बढ़ाते हुए नमस्ते कहा। तभी शीला आ गई और बोली, लो अपनी गाड़ी की चाबी। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन जब तक मैं कोई चीज लाकर नहीं देती हूं, तब तक कोई चीज मिलती ही नहीं। और सिया की तरफ देखते हुए बोली, अरे सिया, तुम्हारी बहन को कुछ खिलाना पिलाना मत भूलना। तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, हमारे घर तो बेचारी पहली बार आई है, हमारे लिए तो मेहमान ही है ना। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। तब सुकन्या सिया से बोली, दीदी, वह मुझे बाजार से कुछ किताबें खरीदनी है, इसलिए कुछ पैसे कम है, मुझे पैसे चाहिए। तब सिया बोली, अरे सुकन्या, संदूक तो रखा है घर पर, ले लेती। तब सुकन्या बोली, दीदी, मुझे संदूक की चाबी नहीं मिली। तब सिया बोली, अरे हाँ, ये लो, चाबी मेरे पास ही है, तुम घर पर रहती नहीं हो, इसलिए मैं चाबी अपने साथ ले आती हूँ। उसने अपने पल्लू से चाबी खोलकर सुकन्या को दे दी।
सुकन्या उसे लेकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दीदी, मेरे को चलना चाहिए, बाजार जाने को देर हो जाएगी। ये सुनकर सिया बोली, हाँ जा और अच्छे से जाना। ये सुनकर सुकन्या वहां से चली गई। अजय उसे देखता रह गया। तभी अजय की माँ आई और बोली, अजय, तू अभी तक यहीं खड़ा है? तू तो अपने मामा से मिलने जो जा रहा था, क्या हुआ? ये सुनकर अजय बोला, अरे नहीं माँ, बस जा ही रहा हूं। ये कहकर अजय भी बाहर चला गया। जब से अजय ने सुकन्या को देखा था, वह पूरी तरह उसके ही ख्यालों में खो गया था। उसे चारों तरफ सुकन्या ही सुकन्या दिखाई दे रही थी। पता नहीं सुकन्या ने ऐसा कैसा जादू कर दिया था उस पर। इससे पहले भी अजय ने कई सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा सुकन्या को देखकर किया था। अजय सारी रात सुकन्या के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। देर रात जब उसे नींद आई तो नींद में भी सुकन्या के ही सपने देखता रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर वह बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। उसने अपनी जानकारी के हिसाब से सुकन्या के बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी। उसे पता चल गया सुकन्या रोज 9 बजे टैक्सी से कोचिंग के लिए जाती है। 3 बजे तक उसकी कोचिंग चलती है। उसके बाद वह टैक्सी से ही घर आती है। यह सुनने के बाद अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। सुकन्या का घर और कोचिंग दोनों ही अजय के घर और फैक्ट्री के रास्ते में बढ़ते थे। अजय ने कुछ सोचा और अपनी फैक्ट्री चला गया। उसे फैक्ट्री में देखकर उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई साहबजादे, आज फैक्ट्री में कैसे आ गए? कहीं रास्ता भूल गए क्या? ये सुनकर अजय बोला, अरे नहीं पापा, मैंने सोचा कि अब कभी न कभी तो मुझे फैक्ट्री संभालनी ही होगी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी जितनी जल्दी संभाल ले तो अच्छा ही है ना। उससे अच्छा क्या होगा? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज से ही फैक्ट्री में आकर आपका हाथ बटाऊं, इसलिए चला आया। ये सुनकर अजय के पापा उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, अरे विश्वास नहीं होता बेटा, तुझ में इतना बदलाव वो भी अचानक कैसे आ गया? तुझे तो फैक्ट्री आने के नाम से ही नफरत थी। ये सुनकर अजय मुस्कुराते हुए बोला, पापा आप भी ना। तब अजय के पापा मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का तुम्हें एहसास हुआ। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए चले गए। अजय ने जैसे तैसे फैक्ट्री में अपने समय को काटा और सुकन्या की कोचिंग छूटने से पहले ही कोचिंग के पास पहुंच गया। वह बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुकन्या कोचिंग से निकलकर रास्ते के किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी, तभी अनजान बनते हुए अजय ने अपनी गाड़ी वहां जाकर रोक दी और बोला, अरे अरे, तुम तो वही हो ना जो कल हमारे घर आई थी, सिया दीदी की बहन? ये सुकन्या सुनकर सुकन्या धीरे से कहने लगी और अजय को नजरअंदाज करते हुए कहने लगी, हाँ, और टैक्सी के लिए इधर उधर देखने लगी। तब अजय बोला, तुम इस कोचिंग में पढ़ती हो? ये सुनकर सुकन्या ने धीरे से कहा, हाँ, और फिर अजय को नजरअंदाज करते हुए टैक्सी का इंतजार करने लगी। तब अजय बोला, मैं भी अपने घर की तरफ जा रहा हूं, तुम्हारा घर तो रास्ते में ही पड़ता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुकन्या बोली, जी थैंक्स, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर अजय मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक से भले दो। जब मैं जा ही रहा हूं तो आप भी चल सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर सुकन्या कुछ कहती, इससे पहले अजय बोला, अरे अब खड़ी क्या है, चलिए। सुकन्या चाहकर भी मना नहीं कर पाई और अजय के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। सुकन्या ने अपनी गाड़ी में बैठते ही अजय ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में अजय ने सुकन्या का नाम जानते हुए भी जानबूझकर पूछा, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूं? ये कहकर सुकन्या धीरे से कहने लगी, सुकन्या, और वह दूसरी तरफ देखने लगी। सुकन्या को कोई बात ना करते देखकर अजय ने पूछा, आप किसकी तैयारी कर रही हो?
ये सुनकर सुकन्या ने कहा, सिविल सर्विस की। सुकन्या ने रास्ते की तरफ दूसरी तरफ मुंह कर रखा था। तब अजय बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब सुकन्या का घर आ गया। सुकन्या ने कहा कि बस यही रोक दो। अजय ने गाड़ी रोक दी और सुकन्या उसमें से उतरकर थैंक्स कहकर वहां से चली गई। अजय उसे जाते हुए देखता रहा। वो सोचने लगा, अरे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी इसका घर आ गया। वैसे जैसे तैसे करके 2 बात करने का मौका मिला था। फिर सोचा, कोई बात नहीं, कल फिर मिलूंगा। ये सोचकर अजय अपने घर चला गया। शाम को सुकन्या अपनी दीदी को अजय के बारे में बताने लगी कि कैसे वह उसे मिला और वह उसके साथ आई। ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं सुकन्या। छोटे मालिक तो बहुत अच्छे इंसान है, सालों से जानती हूं मैं उनको, पर अपने माता पिता की तरह ही बहुत सज्जन है। घमंड तो जरा भी नहीं है। अमेरिका में पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन मजाल जो अपने देश की संस्कृति भूले हों। बड़ों को बिना किसी भेदभाव के सबका आदर सम्मान करते हैं। मेरे को तो दीदी कहकर बुलाते हैं। सिया मुस्कुराते हुए कह रही थी और सुकन्या चुपचाप सिया की बातें सुन रही थी। वहीं जब अजय के पापा ने घर आकर खाना खाते वक्त उसकी माँ को बताया कि अरे भाई, अब तो हमारा बेटा भी हमारे साथ हमारे बिजनेस में हाथ बटाएगा। आज देखो, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद हो गया, वरना हम तो कितना बोलते थे, हमारी सुनता कहाँ था। और आज बिना बोले ही फैक्ट्री चला गया अपना काम संभाल ले। तब अजय की माँ हैरानी से अजय की तरफ देखती हुई बोली, अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सच, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम फैक्ट्री गए थे। अरे मुझे तो लगता है बेटा जरूर रास्ता भूल गए होंगे। अजी, आप भी इतने कहाँ खुश हो रहे हो? बेचारा कभी फैक्ट्री नहीं गया ना, इसलिए हो सकता है कहीं जा रहा होगा और भूलकर हमारी फैक्ट्री पहुंच गया। अजय की माँ कहकर हंसने लगी। ये सुनकर अजय बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, माँ आप भी ना हर बात को मजाक में लेती हो। अरे कभी ना कभी तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा ना। जब मैंने सोच लिया है कि पापा कब तक अकेले सारा काम संभालेंगे, क्यों ना मैं भी कुछ करूं। इसलिए मैं भी आज से पापा के साथ काम में हाथ बटाऊंगा। ये सुनकर अजय की माँ बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। उसके बाद अजय खाना खाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखते रहे। दूसरे दिन भी अजय सुकन्या की कोचिंग जाने के समय से पहले ही उसकी बस्ती के पास पहुंच गया और बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगा। जब उसे सुकन्या अपने घर से आकर रास्ते के किनारे टैक्सी का इंतजार करती दिखी, तब अजय बिना समय गंवाए गाड़ी लेकर उसके पास चला गया और अपनी गाड़ी रोकते हुए बोला, अरे आप कोचिंग जा रही हो क्या? ये सुनकर सुकन्या ने कहा, हाँ। तब अजय मुस्कुराते हुए बोला, देखो मैं भी अपने ऑफिस जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं, रोज तुम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अजय बोला, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो संयोग की बात है ना कि तुम्हारी कोचिंग जाने आने का समय वही है जो मेरे फैक्ट्री आने जाने का समय है। तो भला इसमें परेशानी की क्या बात है? जब मैं जाता ही हूं तो रोज तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। तब अजय बोला, ठीक है, अगर तुम फ्री में ऐसे नहीं जाना चाहती हो तो जो टैक्सी के रुपए तुम टैक्सी को देती हो वो मुझे दे दिया करना। ये कहकर अजय मुस्कुराया। तब सुकन्या कुछ बोल नहीं सकी। तब अजय बोला, अब बैठ भी जाओ। ये सुनकर सुकन्या बिना कुछ कहे बैठ गई। सुकन्या न तो अजय की तरफ देखती थी, न ही उसकी बातों पर कोई ध्यान देती थी। उसे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। वह अपनी दीदी और अपना सपना साकार करना चाहती थी। वहीं अजय सारे रास्ते बस उसे प्यार से निहारता रहता था। अजय सुकन्या से बेपनाह प्यार करने लगा था। दिन में सुकन्या के बारे में सोचा करता। अगर कभी सुकन्या गलती से उसे नजर टकरा जाती तो वह हड़बड़ा सा जाता था। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया।
1 महीने में अजय फैक्ट्री जाने के बहाने रोज सुकन्या को कोचिंग छोड़ देता और साथ में ले भी आता था। वहीं अजय अपनी फैक्ट्री में भी अपने काम के बारे में जानने लगा था, जिससे उसे अपने काम में रुचि जगने लगी थी। उसके माता पिता भी खुश थे कि अजय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है और अपना काम संभालने लगा है। इस 1 महीने में सुकन्या को महसूस हुआ कि अजय और लड़कों से अलग है। वह कभी भी उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। 1 महीने बाद एक दिन अजय ने सुकन्या को घर वापस आते समय कहा, सुकन्या, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? ये सुनकर सुकन्या हैरानी से उसकी तरफ देखी और तब अजय बोला, देखो सुकन्या, गलत मत समझना, लेकिन दोस्त बनने में कोई बुराई तो नहीं है ना। मुझे लगा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो इतना अच्छा दोस्त मेरे लिए किस्मत की बात होगी। ये सुनकर सुकन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अजय बोला, क्या हुआ? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहती? अगर ऐसी बात है या फिर कोई और बात तो नहीं है? तब सुकन्या बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर अजय दूसरी तरफ देखने लगा तो सुकन्या बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आज से हम अच्छे दोस्त। ये कहकर सुकन्या मुस्कुरा दी। अब सुकन्या और अजय दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सुकन्या रोज अजय के साथ आती जाती थी। धीरे धीरे सुकन्या भी अजय से खुलकर बातें करने लगी और अपनी हर परेशानी के बारे में अजय को बताया करती थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। अब सुकन्या के एग्जाम का समय आ गया था। एक दिन कोचिंग से आते वक्त सुकन्या उदास थी। उसे उदास देखकर अजय ने उसे उदासी का कारण पूछा। तब सुकन्या ने अजय को बताया, अजय, कल मेरी कोचिंग का आखिरी दिन है, फिर मेरी कोचिंग पूरी हो जाएगी। 1 महीने बाद मेरी एग्जाम है। इस 1 महीने में मुझे अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना है और एग्जाम भी अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन क्या करूं? सारा दिन तो घर पर तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि बस्ती में सरकार द्वारा सड़क और नाली का निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर रहता है। इस वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। अब मेरे लिए एक एक पल भी कीमती है। ये कहकर सुकन्या बहुत उदास हो गई। तब अजय बोला, तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, उसमें पढ़ाई करना, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये सुनकर सुकन्या बोली, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन। तब अजय बोला, लेकिन क्या? तब सुकन्या बोली, अजय, तुम तो जानते हो ना, मेरी प्री एग्जाम के बाद सरकार द्वारा मुझे एग्जाम की तैयारी के लिए रुपये मिले थे। वह भी कोचिंग की ज्यादा फीस होने की वजह से सारे खर्च हो गए, और दीदी को जितने रुपये मिलते हैं उनमें घर का खर्च और अन्य खर्च जैसे तैसे करके चलते हैं। लाइब्रेरी का खर्चा भी ज्यादा है, कैसे दीदी एडजस्ट करेगी? ये सुनकर अजय बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुम लाइब्रेरी में जो पढ़ाई करो उसकी फीस की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर सुकन्या बोली, अरे नहीं नहीं अजय, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। तब अजय बोला, दोस्त भी कहती हो और मदद लेने से भी इनकार करती हो। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर एक अच्छे दोस्त होने का फायदा ही क्या? तब सुकन्या बोली, लेकिन। तब अजय बोला, बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और हाँ, आगे से अगर कुछ भी जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुरा दी। उसके बाद सुकन्या ने अगले ही दिन, जब उसकी कोचिंग का आखिरी दिन था, तो घर लौटते समय एक लाइब्रेरी में जाकर अपना एडमिशन ले लिया और अगले ही दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक सारा दिन लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगी। अजय उसे लाइब्रेरी में छोड़ने जाता और वापस भी लेने जाता। सुकन्या की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। सुकन्या ने अपने प्री एग्जाम तो पहले ही पास कर लिया था। ये उसका मेन एग्जाम था। कल सुकन्या का एग्जाम था। आज सुकन्या के एग्जाम की डेट थी। सुबह अपनी दीदी से आशीर्वाद लेने के बाद सुकन्या की दीदी ने उसे अपने हाथ से मीठी दही खाने के बाद सुकन्या अजय के साथ एग्जाम देने चली गई। सिया अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान,
आज सुकन्या का पेपर अच्छा जाए। सुकन्या के एग्जाम सेंटर में घुसने के बाद अजय उसके आने तक बाहर उसका इंतजार करता रहा। जब सुकन्या एग्जाम देकर बाहर निकली तो अजय उसके पास गया और पूछा, कैसा हुआ पेपर, कैसा था एग्जाम? ये बोल सुकन्या बोली, पेपर अच्छा हुआ, और अजय के साथ घर आने के लिए चल दी। तब अजय ने रास्ते में सुकन्या से कहा, आज तो तुम्हारी एग्जाम भी हो गई, चलो आज कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं नहीं, वैसे आज थोड़ी थकान सी भी हो रही है, फिर कभी। ये सुनकर अजय ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और दोनों घर आ गए। एग्जाम देने के बाद भी सुकन्या ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। वह कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। वहीं अजय के कहने पर कभी कभी दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते। कब दोनों का वक्त गुजर जाता उन्हें पता नहीं चलता था। अजय तो सुकन्या के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहता था, लेकिन वह अभी चाहकर भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कहीं उसके इजहार करने से सुकन्या कहीं नाराज ना हो जाए और उसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। वह सही वक्त की तलाश में था। अभी सुकन्या के इस तरह अजय के साथ बाहर आने जाने से बस्ती में भी सुकन्या को लेकर उल्टी सीधी बातें होने लगी थी। जब मालती ने यह बात सिया को बताई कि लोग सुकन्या को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, तब सिया ने सुकन्या से आकर कहा, सुकन्या, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है मेरी बहन, लेकिन लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। सुकन्या मेरी छोटी बहन, छोटे मालिक और हमारे बीच घना फासला है। हम किसी तरह उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए लोग ज्यादा कुछ उल्टी सीधी बातें बनाए तो छोटे मालिक से कम ही मिलाकर। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी आप मुझ पर भरोसा रखो, आपकी बहन आपका सिर कभी नहीं झुकाएगी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है, अपने से भी ज्यादा बहन। और वो सोचने लगी, भगवान करे यह सब महज एक दोस्ती हो, उससे बढ़कर आगे कुछ भी ना हो। सिया सोचने लगी, हे भगवान, जल्दी से सुकन्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जिससे कोई अच्छा सा घर बार मिलने पर सुकन्या का विवाह कर दे, जिससे सुकन्या की जिंदगी भी संवर जाए और लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन सुकन्या का रिजल्ट भी आ गया। सुकन्या ने अच्छी रैंक प्राप्त की थी। जब अजय ने यह सुना तो वह दौड़ते हुए सुकन्या से मिलने पहुंचा। दोनों बहुत खुश थे। सिया ने जब खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, जैसे उसने अब तक उसकी ओर सुकन्या की सुनी है, वैसे ही आगे भी सुन ले, जिससे सुकन्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सुकन्या के एग्जाम में पास होने से अजय सुकन्या से बोला, भाई इस खुशी पर तो कुछ ना कुछ पार्टी बनती है। ये सुनकर सुकन्या बोली, तो बताओ तुम्हें कैसी पार्टी चाहिए? चलो आज कॉफी पीने चलते हैं, आज मैं तुम्हें अपने पैसों से कॉफी पिलाऊंगी। ये सुनकर अजय बोला, हाँ कॉफी पीने तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है। ये सुनकर सुकन्या बोली, कहाँ? तब अजय बोला, तुम चलो तो सही। और वह सुकन्या को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। उसने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। ये देखकर सुकन्या ने कहा, तुम्हें कुछ खरीदना है यहां से? तो ये लेडीज शॉपिंग मॉल है। ये सुनकर अजय बोला, तुम चलो तो सही। तो वह कहने लगी। सुकन्या बोली, लगता है तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ खरीदना चाहते हो। वह अजय के कहने पर उसके साथ मॉल के अंदर चली गई, लेकिन सुकन्या की समझ में नहीं आ रहा था कि अजय लेडीज मॉल में क्यों आया है। फिर यही सोचने लगी कि चलो अपनी माँ के लिए ही तो खरीदने आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मॉल में ले जाकर अजय ने एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा चुन्नी पसंद किया। सुकन्या को भी बहुत पसंद आई, तो अजय ने कहा कि जाओ तुम ट्राई करके आओ। ये सुनकर सुकन्या बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए लेना है तो मैं क्यों करूँ ट्राई, ये साइज की उनको थोड़ी ना आएगी। तब अजय बोला, अरे नहीं, ये मुझे तुम्हारे लिए लेना है,
तुम्हारी सफलता पर तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर सुकन्या हैरान रह गई और बोली, नहीं अजय, मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती। तब ये सुनकर अजय बोला, कैसे नहीं ले सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सुकन्या बोली, हाँ तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे महंगी महंगी चीजें उपहार में ले लूं। और वैसे भी मैंने अपने सिर्फ एग्जाम पास किया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सुनकर अजय बोला, वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले तुम ये ड्रेस पहन करके तो आओ। ये बोलकर सुकन्या बोली, नहीं अजय, मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं ले सकती। और तुम्हें पता है ना, दीदी को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अजय बोला, कैसे पसंद नहीं है? अरे भाई, मैं तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूं। ये सुनकर सुकन्या कुछ कहती, इससे पहले अजय बोला, तुम्हें मेरी कसम। अजय की जिद के आगे मजबूर होकर सुकन्या ट्राई रूम में चली गई। जैसे ही सुकन्या उन कपड़ों को पहनकर बाहर आई तो अजय तो उसे देखता ही रह गया। वह किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अजय उसकी खूबसूरती को देखकर खो गया। अजय को अपनी तरफ निहारते देखकर सुकन्या शर्मा गई और बोली, अजय, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये सुनकर अजय हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर आया, बोला, कुछ नहीं, वो तुम बहुत खूबसूरत। ये सुनकर सुकन्या बोली, क्या कहा तुमने? तो अजय बोला, कुछ नहीं कह रहा है, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। तब सुकन्या बोली, बस अब मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर सुकन्या वापस चली गई और वापस अपने पुराने कपड़े पहनकर उसको लेकर आ गई। तब अजय ने कहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है और अच्छी भी। ये कहकर उसने वह ड्रेस खरीद कर सुकन्या को दे दी। फिर दोनों मॉल से बाहर आ गए। दोनों ने एक साथ कॉफी पी, खाना खाया। कुछ देर गार्डन में बैठकर इधर उधर की बातें करने के बाद शाम होने पर वापस अपने घर आ गए। जैसे ही सुकन्या उस ड्रेस को लेकर अपने घर आई तो सिया, जो उस दिन थोड़ी जल्दी आ गई थी, सुकन्या के हाथ में बैग देखकर बोली, सुकन्या, इसमें क्या है? ये सुनकर सुकन्या बैग खोलकर ड्रेस निकालते हुए बोली, दीदी। इतने कीमती और सुंदर ड्रेस देखकर सिया बोली, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है और महंगी भी लग रही है। वैसे तुम्हारे पास कहां से आई, किसकी है? ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, ये अजय ने गिफ्ट की है। ये सुनकर सिया हैरान रह गई और बोली, सुकन्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि छोटे मालिक से कम मिलाकर। अरे वे बड़े लोग हैं, उनके लिए ऐसे महंगे उपहार किसी को देना मामूली बात है, लेकिन तेरे को लेना नहीं चाहिए था बहना। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, मैंने बहुत मना किया, लेकिन अजय माना नहीं, अपनी कसम दे दी। ये सुनकर सिया बोली, अच्छा, मैं बात करती हूँ कल उससे। तू खाना खा ले और जल्दी हाथ मुंह धोकर आ। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, मुझे भूख नहीं है। तब सिया बोली, अरे सुबह भी कुछ नहीं खाया तो भूख कैसे नहीं है? ये सुनकर सिया से जो सुकन्या कहने लगी, दीदी, वह बाहर अजय के साथ मैंने खाना खा लिया। ये सुनकर सिया फिर हैरान रह गई और बोली, अच्छा। सुकन्या की बातें सुनकर सिया को उसकी चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी, सुकन्या अभी मासूम है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। अरे अगर किसी ने अजय के साथ उसे यूं बाहर घूमते हुए देख लिया तो पहले ही लोग इन सब के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। हे भगवान, कहीं इन दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ ना हो। सिया डर रही थी, अगर छोटे मालिक के साथ सुकन्या के बाहर घूमने उठने बैठने की खबर बड़े मालिक और मालकिन को चल गई तो वो लोग क्या कहेंगे? वो सुकन्या से मना करें तो कैसे करें कि वह अजय से बिल्कुल ही दूर रहे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी रात सिया सुकन्या के बारे में सोचती रही, कहीं सुकन्या और अजय कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके बाद में सुकन्या और उसकी बदनामी का सामना करना पड़े। सिया को सुकन्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह भी जानती थी सुकन्या अभी नादान है, उसे जमाने की समझ नहीं है। ऐसी उम्र में इंसान को सही गलत का ज्यादा अंदाजा नहीं होता। सुबह उठकर रोज की तरह घर का काम करके
और सुकन्या से यह बोलकर समय पर खाना खा लेना। सिया अजय के घर काम करने चली गई। अजय के घर पहुंचकर घर का कामकाज करने लगी। तभी अजय के पड़ोस में रहने वाले मिसेस मेहता वहां आ गई। उन्होंने तीखी नजर सिया पर डाली और अजय की मां को आवाज लगाने लगी। उसकी आवाज सुनकर अजय की मां शीला भी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेहता, मिसेस मेहता, आइए, भाभी जी आइए, आज आप सुबह सुबह बड़े दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। ये कहकर उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे सिया, अंदर जाकर चाय बनाकर ले आओ। ये सुनकर सिया बोली, जी मालकिन, और कहकर अंदर चाय बनाने चली गई। सिया को कुछ खटका सा हो रहा था कि आज मिसेस मेहता उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रही है। सिया अपनी मालकिन के कहने पर रसोई में तो चली गई। वो सोच रही थी, पता नहीं आज मेहता भाभी जी किसकी चुगली करेंगी, क्योंकि मेहता भाभी का यही काम था, उस घर से उस घर में चुगली करना। वो तभी आती थी जब उसे चुगली की करनी होती थी। सिया रसोई में चाय बना रही थी। उधर मेहता भाभी और अजय की मां दोनों सोफे पर बैठ गई। तब अजय की मां बोली, बताइए मेहता भाभी, सब कुशल मंगल तो है? ये सुनकर मेहता भाभी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अरे मेरे तो कुशल मंगल है सब, लेकिन लगता है तुम्हारे यहाँ कुशल मंगल छिनने वाला है। ये सुनकर अजय की मां हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं भाभी। तब मेहता भाभी अपना मुंह मटकाते हुए बोली, अब क्या बताएं तुम्हें, अपने बेटे को जरा अपने काबू में रखा करो, देखा नहीं कैसे हाथ से निकले जा रहा है। तभी वहां पर अजय के पापा आ गए। उन्होंने मेहता भाभी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाभी जी, आप तो बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो, कहीं हमें याद भी तो कर लिया करो। ये सुनकर मेहता भाभी बोली, अरे तुम मेरे अपने ही तो हो, इसलिए तुम्हारे हर सुख दुख का ध्यान रखती हूँ। जरा अपने छोरे को काबू में करो, हाथ से निकल ना जाए कहीं। ये सुनकर अजय के पापा भी वहीं बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा क्या कर दिया अजय ने? ये सुनकर मेहता भाभी अपने हाथ को लहराते हुए बोली, बहुत कुछ कर दिया। तभी सिया चाय लेकर आ गई। सिया ने सबको चाय दी और जैसे ही जाने लगी तो मेहता भाभी बोली, अरे रुक। ये सुनकर सिया रुक गई और वहां खड़ी हो गई। तभी मेहता भाभी अजय के मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोली, अरे अब ज्यादा घुमा फिरा कर तो बात कहना मेरे को आता नहीं है भाई साहब, सीधे मुद्दे पर आ जाती हूँ। बात यह है, जो तुम्हारी यह 2 टके की नौकरानी है ना सिया, अरे इसकी छोटी बहन है ना, नाम तो ठीक से ध्यान नहीं रहा। ये सुनकर अजय की माँ बोली, अरे सुकन्या। तब मेहता भाभी बोली, हाँ वो सुकन्या, अरे कई बार तेरे छोरे को उसके साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देख चुकी हूँ। कभी दोनों गार्डन में बैठे रहते हैं, घंटों बातें करते हैं, तो कभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले रहते हैं, कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो होटल के कमरे में भी जाते हुए देखा है। मेहता भाभी ने झूठ बोलते हुए कहा और फिर बोली, तो कभी शॉपिंग करने? अभी कल ही की बात है, कल मैं काव्या लेडीज शॉपिंग मॉल गई थी अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो भाई वहां पर तुम्हारा लाडला इसकी बहन के साथ, अरे यही नहीं, पूरे 500 का ड्रेस दिलाया था उसे। जौह। मेहता भाभी ने नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर अजय और सुकन्या की बात अजय के माता पिता को बताई। ये सुनकर अजय के माता पिता हैरान रह गए और गुस्से में अजय के पापा ने अजय को आवाज लगाई। ये देखकर सिया भी काफी डर चुकी थी, पता नहीं अब क्या होगा। तभी अजय अपने पापा की आवाज सुनकर नीचे आते हुए बोला, हाँ पापा बोलिए, क्या काम है? वैसे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये सुनकर अजय के पापा बोले, मुझे पता है तुम्हें किस काम से बाहर जाना है। क्यों, जो मेहता भाभी कह रही है क्या सच है? क्या तुम सिया की बहन सुकन्या के साथ? कहते हुए मुझे शर्म आती है। तभी मेहता भाभी बोली, बेटा इसमें छिपाने की क्या बात है, तेरे और सुकन्या के बीच जो कुछ है बता तो सही। ये सुनकर अजय बोला, ये आप क्या कह रही हो चाची जी? अरे मैं और सुकन्या दोस्त हैं और अच्छे दोस्त,
अगर दोस्त दोस्तों के साथ कुछ हंस बोल लिया तो इसमें हर्ष क्या है? अजय ने जवाब दिया। ये सुनकर अजय के पापा बोले, दोस्ती भी बेटा बराबर वालों से की जाती है। अगर किसी ने तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया तो तुम्हें पता हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ये सुनकर अजय बोला, पापा आप इन चीजों को मानते हो लेकिन मैं नहीं मानता। दोस्ती के लिए अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। तब अजय के पापा बोले, देखो मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ आइंदा तुम उस लड़की के साथ कहीं नहीं जाओगे, यहाँ तक कि कभी उससे मिलोगे भी नहीं। ये सुनकर अजय बोला, कभी नहीं पापा, मैं कभी भी सुकन्या का साथ नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। जब अजय की माँ उसके सामने जाते हुए बोली, जिसे तुम दोस्ती का नाम दे रहे हो बेटा, मुझे तो नहीं लगता ये सिर्फ दोस्ती है। अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि तुम सिर्फ अच्छे दोस्त हो और कुछ नहीं। ये सुनकर अजय कुछ नहीं बोला तो उसकी माँ बोली, बताओ बेटा। तब अजय के पापा बोले, अब चुप क्यों हो गए, जवाब दो। तब मेहता भाभी बोली, अब क्या जवाब देगा, सारी बात तो मैंने आपको बताई थी, अब आप ही समझ लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है भला इन दोनों के बीच? मेरे को लगता है भाई साहब, इस 2 टके की नौकरानी की बहन के साथ आपका बेटा बाहर रंगरेलिया मनाता है। ये सुनकर अजय गुस्से में आ गया और बोला, चाची जी अपनी जबान को लगाम दो। मेरा और सुकन्या का रिश्ता पवित्र है। ये सही है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है। मैं सू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सुकन्या सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझती है और कुछ नहीं। और हाँ, मैं सुकन्या का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, जिंदगी भर नहीं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही अजय के पापा ने एक जोरदार तमाचा अजय के गाल पर मार दिया और बोला, बदतमीज, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? उस कच्ची झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली को हम अपने घर की बहू बना लेंगे? आज के बाद खबरदार, जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे या उससे मिलने की कोशिश भी की। सिया ये सब सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी अजय के पापा सिया की तरफ देखकर बोले, सिया, तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी की वजह से हम तुम्हारी बहन को छोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन को जाकर समझा देना, आज के बाद अजय से दूर रहे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर अजय के पापा गुस्से में वहां से चले गए। तब अजय की माँ बोली, बेटा, सोसाइटी समाज में हमारी काफी इज्जत है। अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? तभी मेहता भाभी भी बीच में बोल पड़ी, अरे भाभी जी, मैंने तो पहले ही बोला था अजय के ब्याह कर दो, ब्याह लायक हो गया है। मैंने अपनी भतीजी को भी अजय के लिए बताया था, बड़ी संस्कारी है मेरी भतीजी। अरे ऐसी बहू तो आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगी। खानदानी होने के साथ साथ संस्कारी, सर्वगुण संपन्न है। ये सुनकर अजय बोला, आपकी तरह होगी जो किसी के घर में जाकर आग लगा होगी। ये सुनकर अजय की माँ बोली, अजय, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तब अजय बोला, और क्या कहूं? ये कहकर फिर अजय बोला, माँ, आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। सुकन्या बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं जी सकता उसके बिना, उसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अजय की माँ बोली, बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये कोई खिलौना तो है नहीं कि तुम्हारी जिद के आगे हम झुक जाएं। ये विवाह का मामला है बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ हमारे खानदान की भी इज्जत जुड़ी हुई है। और तुम तो जानते ही हो, अगर तुम्हारी सुकन्या से शादी हो गई तो तुम्हारे पापा की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? ये सुनकर अजय बोला, तो इसका मतलब आप लोग अपनी झूठी इज्जत और शान के खातिर मेरी खुशियों की बलि चढ़ाना चाहते हो? लेकिन आप भी एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुकन्या से, वरना किसी से भी नहीं। ये कहकर अजय गुस्से में वहां से चला गया। अजय के मुंह से सुकन्या से प्यार करने की बात सुनकर सिया की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वो सोचने लगी, करे तो अब क्या करे? तभी मेहता भाभी बोली, अच्छा तो भाभी जी, मैं चलती हूँ, मुझे भी जरा कुछ काम है।
ये कहकर वह तो चली गई। तब अजय की माँ कुछ देर सोच में डूबी रही। फिर सुकन्या की बहन सिया के पास आकर बोली, सिया, तुम तो जानती हो सब कुछ कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। अजय अभी नादान है, उसमें इतनी समझ नहीं है, और अजय के पापा के गुस्से को तो तुम जानती हो। तुम अपनी बहन को समझाओ कि वह अजय से दूर रहे, क्योंकि अजय तो हमारी मानने वाला नहीं है। ये सुनकर सिया बोली, मालकिन, आप परेशान ना हो, मैं सुकन्या को समझा दूंगी, वह मेरी बात कभी नहीं टालती। ये सुनकर अजय की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से अंदर चली गई कमरे में। जैसे ही अजय अपने घर से बाहर गया, उसने तुरंत फोन करके सुकन्या को मिलने बुलाया कि सुकन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब सुकन्या बोली, अजय, आज मुझे भी कुछ काम है, फिर कभी मिलते हैं। तब अजय बोला, नहीं सुकन्या, मुझे तुमसे जो अभी मिलना है। अजय मन ही मन फैसला कर चुका था, आज सुकन्या को अपने दिल की बात बता देगा। इससे पहले सुकन्या को इस बात के बारे में अपनी दीदी से कुछ पता चले, मैं खुद ही सब कुछ बता दूंगा। अजय ने सुकन्या को मिलने का स्थान बता दिया और सुकन्या का बैठकर इंतजार करने लगा। वह बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा। कुछ ही देर में सुकन्या वहां आ गई। अजय को देखकर बोली, अजय, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये सुनकर अजय बोला, हाँ, वो मुझे। तभी सुकन्या का फोन बज उठा। सुकन्या ने जैसे ही फोन देखा, फोन उसकी दीदी का था। सुकन्या फोन को कान से लगाकर बोली। तब सिया दीदी जल्दी से बोलती है, सुकन्या, कहाँ है तू? ये सुनकर सुकन्या कहती, दीदी, मैं अजय के साथ हूँ। ये सुनकर सुकन्या कहती, सुकन्या की दीदी कहती, सुकन्या, तुम अभी और इसी वक्त वापस घर आओ। तब सुकन्या कहती, दीदी, मैं अभी अजय से मिलने आई हूँ, उसे कुछ जरूरी काम है, कुछ देर में आती हूँ दीदी, कुछ देर में आ जाऊंगी। तब सिया कहती है, मैंने बोल दिया ना, अभी और इसी वक्त घर आओ। ये सुनकर अजय की तरफ देखते हुए सुकन्या बोली, अजय, फिर कभी बात करते हैं, दीदी मुझे तुरंत बुला रही है, मुझे जाना होगा। अजय कुछ कह पाता इससे पहले सुकन्या वहां से चल दी। अजय ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुकन्या नहीं रुकी। जैसे ही सुकन्या घर आई, वैसे ही सिया उसे घर पर ही मिली, और उस दिन जल्दी ही दोपहर में वह घर आ गई थी। सिया को देखकर सुकन्या बोली, क्या हुआ दीदी, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? ये सुनकर सिया बोली, सुकन्या, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने तेरे से कहा था ना, छोटे मालिक से दूर रह, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, मेरे पर भरोसा रखो, मैंने कहा ना, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर सिया ने बोली, तुझे क्या लगता है सुकन्या? अरे, एक छोरा और छोरी कभी दोस्त बन सकते हैं? जिसे तुम दोस्त समझ रही हो, उसे ही अजय प्यार समझता है, वह तुझसे प्यार करता है। सिया ने जब सारी बातें सुकन्या को बताई, तो सुकन्या को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वो आज तक बस अपना दोस्त समझती थी, अजय के लिए उस रिश्ते का कोई और ही मतलब था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी, मुझे विश्वास नहीं होता कि अजय ऐसा भी सोच सकता है। मैं तो उसे बस एक अच्छा दोस्त मानती थी और कुछ नहीं। फिर सुकन्या ने कहा, आज के बाद मैं कभी अजय से नहीं मिलूंगी दीदी। ये सुनकर सिया ने कहा, देख मेरी बहन, वे बड़े लोग हैं और हम बहुत छोटे हैं, हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अजय मालिक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारे ऊपर आंच आ जाएगी, और तू तो मेरे जीने की वजह है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगी सुकन्या। ये कहकर सिया जोर जोर से रोने लगी। तब सुकन्या बोली, दीदी, मुझ पर भरोसा रखो, आज के बाद मैं अजय से कभी कोई बात नहीं करूंगी और ना ही कभी मिलूंगी उससे, कोई मतलब नहीं रखूंगी। ये कहकर सिया और सुकन्या दोनों गले लगकर रो पड़ी। अब सुकन्या ने अजय से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। अजय ने उसे कई बार फोन किया, पर सुकन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ढेर सारे मैसेज भी भेजे,
पर उनका भी कोई जवाब नहीं आया। अजय बार बार फोन कर रहा था तो सुकन्या ने अपना फोन बंद कर दिया। उधर अजय बार बार सुकन्या के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं सुकन्या अब उसके बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं उसके बारे में कुछ गलत न सोच ले। वह बस एक बार सुकन्या से मिलकर अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था, उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और हमेशा उसके साथ है। अजय सुकन्या से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन वह बस्ती में नहीं जा सकता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुकन्या पर कोई उंगली उठाए। तभी अजय को याद आया कि कल शुक्रवार है और हर शुक्रवार को सुकन्या संतोषी माँ के दर्शन करने के लिए जाती है। यह सोचकर अजय को कुछ उम्मीद बंधी। अब वह बेसब्री से शुक्रवार का इंतजार करने लगा। सारी रात अजय ने करवटें बदल बदल कर काटी। अब उसे सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह होते ही अजय जल्दी से मंदिर के लिए निकल गया और सुकन्या का आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे सुकन्या आती हुई नजर आई। ये देखकर अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सुकन्या मंदिर से दर्शन करके निकली तो अचानक अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे अचानक इस तरह पीछे से अपना हाथ पकड़े जाने पर सुकन्या घबरा गई। तब पीछे अजय उसे भीड़ में से एक तरफ खींचकर मंदिर में बने पिछवाड़े ले गया। वहां अक्सर कोई नहीं रहता था। अजय को इस तरह खुद को खींचते देख सुकन्या ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अजय, ये क्या बदतमीजी है। तब अजय बोला, सुकन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सुकन्या बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आइंदा मैं तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। ये कहकर सुकन्या जाने लगी। अजय ने फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और बोला, सुकन्या, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। कभी चाहकर भी मैं हिम्मत नहीं कर पाया तुमसे अपने प्यार के बारे में बात बता दूं। तब सुकन्या बोली, अजय, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर मुझे पहले ही तुम्हारी नीयत के बारे में पता होता कि तुम्हारी मेरे ऊपर गंदी नजर है तो मैं कभी तुमसे दोस्ती नहीं करती। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा, तुमने दोस्ती की आड़ में मेरे ऊपर गंदी नजर रखी। ये सुनकर अजय बोला, सुकन्या, भगवान के लिए झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मेरा प्यार पवित्र है। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर गंदी नजर नहीं डाली। यह सुनकर सुकन्या बोली, अजय, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया और तुम्हारे पापा को हमारे बारे में कुछ पता चल गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। मेरी दीदी और मेरे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। मेरी दीदी मेरे लिए भगवान है, कभी भी उन्हें दुखी नहीं देख सकती। तब अजय बोला, लेकिन सुकन्या। तब सुकन्या बोली, अगर तुम सच्चा ही प्यार मुझसे करते हो तो आइंदा कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। तब अजय बोला, लेकिन सुकन्या, मेरी बात तो सुनो एक बार, प्लीज। तो सुकन्या बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों तुम बार बार मेरी मुसीबत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों मेरे मकसद में तुम रोड़ा बन रहे हो? मेरी दीदी ने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, और तुम हो कि मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो। सुकन्या इस समय गुस्से में चिल्ला रही थी। तब अजय बोला, नहीं सुकन्या, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन रहा। तब सुकन्या बोली, अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं चले जाते मुझसे दूर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए? यह कहकर वो रोने लग गई। तब अजय बोला, ठीक है सुकन्या, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और हमेशा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा तुमसे करता रहूंगा, जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा। ये कहकर अजय वहां से चला गया। सुकन्या उसे जाते देखती रही। सुकन्या जो चुपचाप वहां रोते हुए बैठ गई और अजय
वहां से अपने रास्ते चला गया। अजय और सुकन्या अब अलग हो गए थे। अजय अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में अपने पापा की दूसरी फैक्ट्री को संभालने के लिए चला गया था, क्योंकि इस शहर में उसे सुकन्या की याद सताती थी। वहीं सुकन्या भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। उसे कदम कदम पर अजय की मदद की जरूरत पड़ती, उसकी याद सताती, लेकिन वह क्या करती? कभी तो वह सोचती कि उसने अजय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो कभी सोचती अजय ने भी तो उसके साथ गलत किया। उसने तो उसे दोस्त समझा और उसने दोस्ती को प्यार का नाम दे दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जहां अजय अपनी फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाने में लग गया और पूरी तरह उसमें व्यस्त हो गया, वहीं सुकन्या का भी अब आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था। आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद उस दिन बस्ती का उत्सव जैसा माहौल था। बस्ती में सभी बस्ती वालों ने कुछ रुपए इकट्ठे करके सुकन्या का जोरदार स्वागत किया। सुकन्या को पलकों पर बिठाए रखा। कम्मो चाची तो सुकन्या के गुणगान गाते नहीं थक रही थी। वही मालती ने भी अपनी तरफ से सुकन्या को एक सूट उपहार में दिया। सभी बस्तीवासियों ने कुछ न कुछ सुकन्या को उपहार में दिया। सुकन्या भी सबका प्यार देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जहां वह रहती थी वो बस्ती न होकर उसका पूरा परिवार रहता था, जिन्होंने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। वे लोग चाहे पैसे से गरीब थे, लेकिन दिल से अमीर थे। उन लोगों ने आज सुकन्या को यह बता दिया कि इंसान के पास चाहे दौलत हो या ना हो, लेकिन उसका दिल जरूर बड़ा होना चाहिए। आज उसे महसूस हुआ, जहां अमीर अपनी इज्जत की खातिर अपनों की खुशी की परवाह नहीं करते, वहीं गरीब अपनों की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। ये सब देखकर सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर सुकन्या उसके गले लग गई और रोने लगी। तब सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे पगली, खुशी के आंसू हैं ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मेरी जिंदगी तो कब की नरक बन चुकी होती। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपने सगी ना होकर भी सगी से बढ़कर मेरा साथ दिया है। भगवान हर जन्म में मुझे आपकी जैसी दीदी दे। ये सुनकर सिया बोली, चुप कर पगली, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बातें की। अरे, किसने कहा था मैं तेरी सगी ना हूं? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जीने की वजह है, और आज के बाद तेरी आंखों में मैं कभी आंसू ना आए। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ये सुनकर सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, दीदी, अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। बहुत कष्ट सह लिया आपने। अब मैं आपकी जी जान से आपकी सेवा करूंगी। आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ मेरे साथ रहकर अपना प्यार और आशीर्वाद ही मुझे देंगी। सुकन्या ने अपनी दीदी से काम वाले का काम छोड़कर कहीं पर अच्छा घर लेने के लिए कहा। तब उसकी दीदी ये कहकर मना कर देती है, अभी जब तुम परीक्षण के लिए चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा और यहाँ पर मेरा मन लगा रहेगा। सुकन्या भी अब अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। वहीं सिया पहले की ही तरह काम वाली बाई का काम करती रही और बस्ती में ही रहने लगी, क्योंकि बस्ती वासियों को वह अपना परिवार जो मानती थी। सुकन्या अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त थी। वह पूरे तन मन से उसमें जुटी हुई थी। उधर अजय भी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त था, लेकिन उसका एक भी पल ऐसा नहीं जाता था जब उसे सुकन्या की याद ना आती हो, वह उसे याद ना करता हो। उसे पूरा विश्वास था एक दिन उसके सच्चे प्यार की जीत जरूर होगी। सुकन्या उसके प्यार को जरूर समझेगी। अब इंतजार था तो सुकन्या की पूरी तरह कामयाब होने का और उसकी हाँ करने का। सुकन्या अपनी ट्रेनिंग मसूरी में कर रही थी। अजय भी अपने काम में पूरा व्यस्त था। उसने अब कुछ समय में अपने पापा के व्यापार को काफी बढ़ा दिया था। एक दिन अपने काम के सिलसिले में अजय मसूरी गया हुआ था। वहीं पर सुकन्या जिस ऑफिसर के अंतर्गत ट्रेनिंग कर रही थी, वह अजय के पापा का दोस्त था, तो अजय उससे मिलने ट्रेनिंग कैंपस में चला गया। उस ऑफिसर ने
अजय को सारा कैंपस घुमाया और सभी से मिलवाया। अजय को देखकर सुकन्या को काफी खुशी हुई, लेकिन अजय ने सुकन्या से अजनबियों जैसा व्यवहार किया। ये देखकर सुकन्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन अजय ने सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि वह किसी तरह से सुकन्या की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। वह वापस अपने घर आ गया। उस दिन सुकन्या को देखकर उसे काफी चैन जो मिला था। साथ में अजय को बहुत खुशी हुई कि सुकन्या अब लगभग अपनी मंजिल मिल गई है। अब उसे सुकन्या का साथ हमेशा के लिए मिल जाए, लेकिन अजय बस यही सही मौके की तलाश में था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सुकन्या की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। अब उसकी नियुक्ति जिस शहर में वह रहती थी, उसी शहर में ना होकर दूसरे शहर में हो गई। तब सुकन्या सभी बस्ती वालों से विदा होकर अपनी दीदी को लेकर दूसरे शहर चली गई। उन्हें विदा करते समय सभी बस्ती वालों की आंखों में आंसू थे। सिया भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। सरकार की तरफ से उन्हें बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिला था। सुकन्या पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी ड्यूटी करती, वहीं सिया घर पर रहती थी। उधर अजय के माता पिता ने अजय के कई रिश्तों के बारे में बताया, लेकिन अजय ने किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार थककर उसके माता पिता ने उसे वापस बुला भेजा। अजय जब अपने घर आया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा, तुम आखिर चाहते क्या हो? शादी तो एक ना एक दिन तुम्हें करनी है, तो फिर तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो? ये सुनकर अजय बोला, पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुकन्या से और किसी से नहीं। ये सुनकर अजय के पापा गुस्सा हो गए और बोले, अजय, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, वो नौकरानी की बहन हमारे काबिल नहीं है। तुम्हारे लिए क्या लड़कियों की कमी है जो बस तुम उसकी रट लगाए जा रहे हो? तुम्हारे एक इशारे पर खानदानी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये सुनकर अजय बोला, पापा, मुझे लाइन नहीं लगानी है, मुझे बस सुकन्या से विवाह करना है। और हाँ, अगर सुकन्या से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर अजय के पापा बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उस झुग्गी झोपड़ी वाली को अपने घर की बहू बनाएंगे? तब अजय बोला, पापा, आपको पहले सुकन्या की गरीबी से परेशानी थी, लेकिन पापा, अब तो सुकन्या सबकी नजरों में एक सम्मानित पुलिस ऑफिसर बन गई है। आज उसके पास सब कुछ है, फिर आपको इस रिश्ते से एतराज क्यों? तब अजय के पापा बोले, चाहे वह कुछ भी बन जाए, लेकिन है तो एक नौकरानी की बहन, और हमारे घर की बहू बेटियां घर से निकलकर बाहर कोई काम नहीं करती। तब अजय गुस्से में बोला, पापा, पहले आपको सुकन्या की झुग्गी झोपड़ी में रहने से प्रॉब्लम थी, अब सुकन्या के पुलिस ऑफिसर बनने में। आखिर आप चाहते क्या हो? मुझे नहीं करनी किसी से कोई शादी, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ सुकन्या से। ये कहकर अजय गुस्से में वहां से चला गया। तो अजय की मां अजय के पापा से बोली, अजी, अजय सही कह रहा है, अब आपको सुकन्या से क्या परेशानी है? एक ही तो बेटा है हमारा, अगर गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या होगा? ये सुनकर अजय के पापा बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना समझ है अभी, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। अजय फैसला कर चुका था कि वो विवाह करेगा तो सिर्फ सुकन्या से। अब सुकन्या की मर्जी जानना चाहता था। आखिरकार वह दूसरे शहर सुकन्या से मिलने के लिए पहुंच गया। जैसे ही अजय ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा सिया ने खोला। बाहर अजय को देखकर सिया बोली, अरे छोटे मालिक, आप? अजय ने आगे बढ़कर सिया के पैर छू लिए। ये देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अजय को अंदर ले गई और सम्मान पूर्वक उसे बिठाया और उसके लिए पानी लेने चली गई। कुछ देर में सुकन्या भी आ गई। सुकन्या अजय को देखकर हैरान रह गई, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई। सुकन्या जैसे ही कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोकर आई, वैसे ही सिया ने अजय और सुकन्या के लिए नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करने के बाद अजय ने सुकन्या से कहा, सुकन्या, मुझे तुमसे बात करनी है। सुकन्या जानती थी अजय क्या बात करना चाहता है। तब सुकन्या कुछ कहती, इससे पहले अजय बोला, सुकन्या, अब तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है।
अब तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या ऐतराज है? ये सुनकर सुकन्या ने कोई जवाब नहीं दिया और वह उठकर अंदर चली गई। ये देखकर अजय को बहुत दुख हुआ। तभी सिया उसके पास आकर बैठ गई और बोली, छोटे मालिक, मुझे पता है कि आप सुकन्या से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आपके पापा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ये सुनकर अजय बोला, दीदी, मुझे सुकन्या का साथ चाहिए। उसके बाद उसके साथ मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा और पापा भी देखना एक ना एक दिन इस रिश्ते को जरूर स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर सिया कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन इससे पहले सुकन्या के बारे में तो जान लो। ये सुनकर अजय बोला, मतलब? तब सिया बोली, कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें सुकन्या का अतीत जानना जरूरी है। ये कहकर सिया ने सुकन्या के बारे में सब कुछ बता दिया और उसका और सुकन्या का क्या रिश्ता है और सुकन्या के साथ अतीत में क्या हुआ था, क्यों सुकन्या शादी से नफरत करती है। अजय को सारी बात बताने के बाद सिया अजय की तरफ देखने लगी कि अजय क्या फैसला लेगा। सिया की सारी बात सुनने के बाद अजय कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, दीदी, जो कुछ भी वह सुकन्या के साथ हुआ है वह बहुत गलत हुआ था। ये कहकर उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। वह बोला, दीदी, अगर मेरा बस चले, जिन लोगों ने आपकी और सुकन्या के साथ ऐसा किया उन्हें ऐसी सजा दिलाऊं कि जीवन भर याद रखे। आप महान हो दीदी, जो आपने सुकन्या को एक नई जिंदगी दी। इसका एहसान सुकन्या तो क्या, मैं भी जिंदगी भर आपको नहीं चुका पाऊंगा कि आपने मेरी सुकन्या को एक नया जीवन दिया है। दीदी, जिस द्वार से सुकन्या गुजरी है, अगर सुकन्या की जगह कोई भी होता तो वह भी पूरी तरह टूट जाता। तब सिया बोली, छोड़े मालिक, सुकन्या मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने की वजह है, उसमें मेरी जान बसती है। तब अजय बोला, दीदी, जितना प्यार आप सुकन्या से करती है उतना ही मैं भी करता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप मेरे पर भरोसा रखो, देखना एक ना एक दिन सुकन्या मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मुझे जरूर समझेगी और अपना लेगी। मैं अपने जीते जी सुकन्या पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तब सिया बोली, मैं जानती हूँ छोटे मालिक, आप सुकन्या को दिलो जान से चाहते हो। ये सुनकर अजय फिर सुकन्या के कमरे में चला गया। सुकन्या खिड़की की तरफ मुंह करके किसी सोच में डूबी हुई थी। अजय के आने की आहट पाकर सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, अजय, तुम? ये सुनकर अजय बोला, मैं जानता हूं सुकन्या, तुम कितनी दुखी हो। मैं कभी समझ नहीं पाया तुम्हारे हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द है, कितनी तकलीफ छुपी हुई है। मुझे सिया दीदी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बार मुझे मौका दो सुकन्या। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अजय की बात सुनकर सुकन्या बोली, अजय, मैं जानती हूं तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे शादी नाम से नफरत हो गई है, इसलिए मैं अभी तुमसे क्या कुछ कहूं समझ में नहीं आ रहा। अजय, सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर अजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुकन्या, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मेरा प्यार एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। ये कहकर अजय वहां से अपने घर आ गया। उसे आते देखकर उसके पापा बोले, अजय, मैंने सुना तुम उस नौकरानी के घर गए थे। ये सुनकर अजय बोला, हाँ पापा। तब अजय के पापा बोले, अजय, क्यों तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो? वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, उसकी न जात का पता है न खानदान का। ये सुनकर अजय बोला, पापा, मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे ना उसके खानदान से मतलब है ना जात से। ये कहकर अजय चला गया। तब उसके पापा बोले, अजय, मेरी एक बात सुनो। लेकिन अजय बिना सुने अपने कमरे में चला गया। तब अजय की माँ बोली, क्यों आप मान नहीं जाते? कितनी बार मैंने कहा है, हमारा एक ही बेटा है। ये सुनकर अजय के पापा बोले, तुम भी क्या रट लगाए रहती हो? शादी विवाह कोई खेल तो नहीं ना, जो उसने कहा और हमने मान लिया। हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में, और इस बेटे की जिद के आगे
हम अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजय के पापा गुस्से में बोले और वहां से चले गए। अजय के पापा अपनी बात नहीं सुनने से काफी गुस्से में थे कि अजय ने उनकी बात नहीं सुनी और अजय पूरी तरह उस नौकरानी के प्यार में पागल है। सुकन्या जब अपनी ड्यूटी पर से आई तो वह काफी परेशान थी। उसे परेशान देखकर सिया ने पूछा, क्या हुआ सुकन्या, तेरे मुंह पर उदासी कैसी है? कोई बात है क्या? ये सुनकर सुकन्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, दीदी। ये कहकर सुकन्या को गुस्सा आने लगा। तब सिया ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, पहले मेरे पास बैठ, अब बता क्या बात है, बता जो तुझे इतना परेशान कर रही है। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी, जिस नरक से बचकर हम निकलकर अपनी मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे भगाकर यहां लाई थी, आज उसी नरक भरी जगह पर मुझे वापस जाना पड़ेगा किसी और सुकन्या की जिंदगी बचाने के लिए। ये सुनकर सिया हैरान और परेशान हो गई और बोली, क्या? तब सुकन्या बोली, हाँ दीदी, आज हमारे गांव की एक औरत मेरे पास आई थी अपनी मासूम बेटी की जान बचाने की फरियाद लेकर। मैं अच्छे से उसे जानती हूँ, वह विमला काकी थी। विमला काकी ने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया था। मैं बहुत छोटी थी तब से विमला काकी मुझे बहुत प्यार करती थी। आज मैंने विमला काकी को पहचान लिया, लेकिन विमला काकी मुझे पहचान नहीं सकी। विमला काकी और रहीम काका दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। जब तक मैं अपने गांव में थी तब तक विमला काकी का सिर्फ एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। 2 बेटियों की मां बनी थी वो, और तीसरी बच्ची उसके पेट में थी। आज विमला काकी ने मुझे जो बताया उसे सुनकर फिर से दीदी, मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने घूम गया है। आज फिर कोई सुकन्या मेरी तरह मेरे हाल में है दीदी। विमला काकी ने मुझे बताया उसी गांव के बारे में जहां पर आपका ससुराल था। दिग्विजय ठाकुर से विमला काकी ने अपने पति की बीमारी पर कर्जा लिया था। उसी कर्जे को चुकाने के लिए उन लोगों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन दिग्विजय नाम के उस घटिया इंसान ने हमेशा उनसे रुपए को कर्जे का ब्याज बताकर अपने पास रख लिया। उस दिन दिग्विजय ने इसी आटा साटा नामक प्रथा का सहारा लेकर अपनी बहन जो रहीम काका के साथ इस शर्त पर ब्याह दी कि उसके बाद रहीम काका दिग्विजय के पागल बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और उसका सारा कर्जा माफ कर देंगे। रहीम काका की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। न तो वह सारा कर्जा चुका सकते थे, न कहीं भी अपने बेटे का आटा साटा कर सकते थे। अपने बेटे की शादी के लालच में कुछ कर्जे की वजह से दिग्विजय के दबाव में आकर रहीम काका ने अपनी बेटी का विवाह इस शर्त पर मंजूर कर लिया। दिग्विजय ने अपनी बेटी श्याम के साथ विवाह की 2 शर्तें रखी हैं। मुताबिक इस प्रथा के हिसाब से रहीम ने अपनी बड़ी बेटी जमुना का विवाह दिग्विजय के उम्र में जमुना से दुगनी उम्र के पागल बेटे रतन सिंह के साथ कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई जमुना अपने घर में किसी नौकर के साथ भाग गई। उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब दिग्विजय ने जो काका की दूसरी बेटी को अपने पागल बेटे से फिर से शादी की बात की। तब काका ने मना कर दिया, लेकिन दिग्विजय ने फिर दबाव बनाया। दिग्विजय ने कहा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी बेटी जो उसने श्याम से शादी की है काका के बेटे से उसे वापस बुला लेगा और साथ ही कर्जा वसूलने के लिए काका की सारी जमीन हड़प लेगा और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। साथ ही उसका जीना भी हराम कर देगा। वहीं श्याम की बीवी और दिग्विजय की बेटी रेनो अपने बाप की अमीरी और दादागिरी के बल पर अपने ससुराल में राज करती थी। कोई चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। वह तो उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। मजबूर काका ने जो अपनी दूसरी बेटी सरस्वती को ठाकुर साहब के पागल बेटे को देना पड़ा, लेकिन दिग्विजय के बेटे ने शादी के कुछ दिनों बाद ही सरस्वती को कुएं में कूदकर जो आत्महत्या कर ली। सरस्वती कुछ पढ़ी लिखी थी, इसलिए मरते समय उसने एक खत छोड़ा था जिसमें उसने साफ लिखा था उसकी बड़ी बहन जानबूझकर किसी नौकर के साथ नहीं गई, बल्कि दिग्विजय ने
उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी। इसलिए उसकी बड़ी बहन नौकर के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग गई थी। वही सब कुछ दिग्विजय ने उसके साथ किया, लेकिन अकेले पाकर जबरदस्ती इसकी इज्जत लूट ली। दिग्विजय अपने बेटे के पागलपन का और गरीबी का फायदा उठा हमेशा उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। इसलिए वह मौत को गले लगा रही है, क्योंकि वह अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकती। लेकिन दिग्विजय ने बड़ी सफाई से सारे सबूतों को मिटा दिया। अपनी 2 बेटियों को खोने के बाद काका और विमला काकी पूरी तरह टूट चुके हैं। विमला काकी के कहने पर काका ने कुछ हिम्मत की और दिग्विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उस इलाके की पुलिस दिग्विजय से डरती है, क्योंकि दिग्विजय की काफी ऊपर तक पहुंच थी। साथ में दिग्विजय के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था। इसलिए पुलिस भी दिग्विजय का कुछ नहीं कर सकी। दिग्विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से दिग्विजय काफी गुस्से में हो गया है। उसने काका से साफ कह दिया है अब उसकी तीसरी बेटी गंगा, उसे उसके बेटे से शादी करनी होगी। गंगा जो केवल 14 बरस की है। वहीं रेनू ने भी अपने बाप का साथ देते हुए विमला काकी के सभी घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। उसने कहा है कि अगर उन लोगों ने उनके पिताजी विजय की बात नहीं मानी तो वह उन लोगों पर उल्टा सीधा केस लगा देगी। ये सुनकर काका और विमला काकी काफी परेशान और दुखी हो गए हैं, क्योंकि अगर दिग्विजय की बात मानते हैं तो उन्हें घर बार से बेदखल होना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो, और साथ में दिग्विजय ने साफ कह दिया है अगर गंगा की जिंदगी और इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरे बेटे के साथ उसे ब्याह दो। कोई भी गरीब काका जो विमला काकी की फरियाद सुनने वाला नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को इस नरक में वे लोग नहीं धकेल सकते। विमला काकी पहले ही अपनी 2 बेटियों को खोकर पूरी तरह टूट चुकी है। अब वह उनकी एकमात्र बेटी को नहीं खोना चाहती। इसलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए वह कई अफसरों के पास गई, लेकिन कोई भी दिग्विजय का नाम सुनकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे करके वह मेरे पास आ पहुंची। मुझे गंगा को बचाने के लिए जाना होगा दीदी, वरना मेरी तरह जो रेवती दीदी की तरह और गंगा की दोनों बहनों की तरह गंगा की जिंदगी भी उस कुप्रथा के नाम पर बलि चढ़ जाएगी। ये कहते हुए सुकन्या का खून खौल उठा। सुकन्या की बात सुनकर सिया सोचते हुए बोली, सुकन्या, दिग्विजय एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसकी पहली पत्नी ने उसे एक पागल बेटे को जन्म दिया था। उसका बेटा जन्म से ही मंदबुद्धि था, लेकिन दिग्विजय को अपने बेटे से ज्यादा मतलब नहीं था। उसे अपनी अय्याशी से मतलब था। उसकी पहली पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिग्विजय उसकी किसी बात का उस पर असर नहीं हुआ। उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और एक दिन अपने 20 साल के पागल बेटे को छोड़कर लंबी बीमारी के चलते हुए उसकी मौत हो गई। दिग्विजय को अपनी पत्नी की मौत का ज्यादा गम नहीं था। अपनी अय्याशी के लिए उसने अपनी छोटी बहन का जो आटा साटा करके विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी दिग्विजय की हरकतों से काफी परेशान थी। उम्र में भी दिग्विजय से काफी छोटी थी। दिग्विजय हमेशा गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता था। हर गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और बहू के साथ मारपीट भी करता था। अपनी पत्नी के साथ इन सब से परेशान होकर अपनी 2 महीने की मासूम बेटी को छोड़कर दिग्विजय की बीवी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद दिग्विजय ने तीसरा विवाह करने के बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। दिग्विजय ने अपने बेटे का विवाह के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी उसके पागल बेटे को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। इसलिए शायद अब जब उसकी बेटी जवान हो गई तो दिग्विजय ने अपनी अय्याशियों के लिए, अपने बेटे के स्वार्थ के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बेटी का आटा साटा करके अपने पागल बेटे का विवाह किया। दिग्विजय सुकन्या इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस है मेरी बहन। अगर तुम वहां जाएगी तो उसे जरा भी शक हो गया तो तेरी जान पर बनाएगी। वैसे भी वहां पर तेरे लिए मुसीबत ही मुसीबत है। अगर किसी को तेरे बारे में पता चल गया तो कौन है मेरी बहन, ये सोचकर ही मेरा जी घबरा रहा है।
ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी आप घबराओ मत, आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है, मैं सारी मुसीबतों से लड़ लूंगी। तब सिया बोली, लेकिन मेरा जी बैठा जा रहा है, मैं तेरे को अकेले नहीं भेज सकती, मैं भी साथ चलूंगी। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं दीदी, मेरे को तो कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आपको जरूर पहचान जाएगा और मैं आपकी जान मुसीबत में नहीं डाल सकती। वहां पर भेस बदलकर मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि अगर दिग्विजय को जरा भी शक हो गया कि हम हैं, तो वह अपने आप को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा, इसलिए वहां पर मैं अकेली जाऊंगी। तब सिया बोली, लेकिन? तो सुकन्या बोली, आप घबराओ मत दीदी, आपकी बहन को आपने इतना कमजोर नहीं बनाया, मुझे उस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए जाना होगा दीदी। इस प्रथा का जन्म किसी के भले के लिए, दो परिवारों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा ने कुप्रथा का जन्म ले लिया और आज इस प्रथा की आड़ में ना जाने कितनी मासूमों की जिंदगी कुर्बान कर दी जाती है। अगर मेरी कोशिश में किसी की जिंदगी बच जाएगी तो दीदी आपका और मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा। ये कहकर सुकन्या उठकर अपने कमरे में चली गई। सिया सुकन्या के जाने के बारे में सोचकर उसका जी घबरा रहा था। अगर किसी ने गलती से सुकन्या को पहचान लिया तो उसके बारे में किसी से कुछ पता चल गया तो राम अवतार और उसकी मां सुकन्या के साथ पता नहीं कैसा सुलूक करेंगे। उसे उसकी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन सुकन्या का जाना भी जरूरी था। आखिर सुकन्या की तरह ही वहां पर किसी मासूम की जिंदगी का सवाल था। सिया भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसकी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथों में। सुकन्या अपने कमरे में जाकर अपनी जाने की पैकिंग करने लगी। तभी सिया वहां पहुंच गई। सुकन्या पैकिंग करते हुए बोली, दीदी मेरे को कल सुबह निकलना है, वहां पर भेस बदल कर जाऊंगी, मुझे उम्मीद है मैं गंगा को बचा लूंगी। ये सुनकर सिया बोली, देवी माँ तुम्हारे पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सुकन्या ने उसे गले लगा लिया और कहा, दीदी घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, देवी माँ पर भरोसा रखो। ये सुनकर सिया बोली, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, भोजन तैयार है और तू काफी थक गई होगी, तुझे आराम भी तो करना है। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, जी दीदी। और ये कहकर सिया सुकन्या के कमरे से चली गई और बाहर आकर जो खाने की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन सुकन्या पहले अपनी ड्यूटी पर गई और कुछ जरूरी कार्यवाही करके 2 बजे तक वापस आ गई और जल्दी ही तैयार होते हुए बोली, दीदी मुझे जल्दी निकलना होगा, 4 बजे की ट्रेन है। ये कहकर वो अपना बैग ले आई और सिया के पैर छुए। सिया ने उसे गले लगा लिया और अपने आंसू रोकते हुए बोली, मेरी बहन अपना ख्याल रखना। ये सुनकर सुकन्या बोली, दीदी आप चिंता मत करो, देवी माँ का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है, देखना मैं सारी लड़ाई अकेले लड़ लूंगी, गंगा को आखिर बचा ही लूंगी। ये कहकर सुकन्या अपना बैग लेकर निकल गई, लेकिन सिया को सुकन्या की चिंता सता रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। सुकन्या वहां अकेले, अगर उस पर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा, किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। कुछ सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं छोटे मालिक को फोन करके सारी बात बता दूं। फिर वह सोचने लगी, मैं छोटे मालिक को मुसीबत में क्यों डाल दूं। फिर उसके दिल ने कहा कि छोटे मालिक काफी समझदार है, सुकन्या तो अभी नादान है, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। छोटे मालिक को सब कुछ बता दूंगी। अगर छोटे मालिक सुकन्या के साथ चले गए तो हो सकता है सुकन्या पर कोई आंच भी ना आए, मुझे भी सुकन्या की चिंता कम रहेगी। ये सोचकर उसने अजय को फोन किया और अजय को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद अजय बोला, दीदी आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया, पहले मुझे बताती। वैसे बताओ उसकी ट्रेन कितने बजे है। ये सुनकर सिया ने कहा, छोटे मालिक उसकी गाड़ी 4 बजे की ट्रेन है। ये सुनकर अजय ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, बोला, अभी तो 4 बजने में समय बाकी है और मेरे शहर से स्टेशन पर गाड़ी 5 बजे पहुंचेगी, मैं जल्दी निकलता हूं।
और ये कहकर अजय जल्दी से अपनी पैकिंग की। उसे इस तरह जल्दी में कहीं जाते देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? तब अजय बोला, माँ, कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, कुछ दिन भी लग सकते हैं, इसलिए आप चिंता मत करना। ये कहकर अजय निकल गया। उसने रास्ते में तत्काल का टिकट ले लिया और वह समय से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। आखिरकार उसने ट्रेन में सुकन्या को ढूंढ लिया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसे देखकर सुकन्या हैरान होते बोली, अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर अजय बोला, जहां पर तुम जा रही हो। ये सुनकर सुकन्या बोली, मतलब? तब अजय बोला, अरे, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूं। तब सुकन्या बोली, क्या? तब अजय बोला, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही जा रहा हूं जहां पर तुम जा रही हो। ये सुनकर सुकन्या बोली, लेकिन अजय, मैंने तो तुमसे नहीं कहा, वैसे भी ये मेरे अकेले का मिशन है, तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। तब अजय बोला, अरे, तुम साथ कहाँ ले जा रही हो? मैं ही तुम्हारे साथ जा रहा हूं। तब सुकन्या बोली, अजय, तुम वापस चले जाओ। तब अजय बोला, देखो, हम सफर नहीं तो कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। तब सुकन्या बोली, क्या? तब अजय बोला, अरे, बस ऐसे ही कह रहा था, पहले भी तो हम दोस्त थे और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता। अगर मैं मुसीबत में होता तो क्या तुम मुझे अकेले जाने देती? तब सुकन्या कुछ सोचते हुए बोली, नहीं। तब अजय बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें भला अकेला कैसे जाने दे सकता हूं? तब सुकन्या बोली, लेकिन अजय। तब अजय बोला, बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम चाहो मना कर लो तब भी चलूंगा, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तब सुकन्या सोचते हुए बोली, तुम पहले की तरह जिद्दी हो, ठीक है, चलो। ये सुनकर अजय बोला, ये हुई ना अच्छे दोस्त वाली बात। वो सुकन्या के पास बैठ गया। ट्रेन समय पर चल दी। अजय और सुकन्या को ट्रेन ने सुबह 8 बजे उतारना था। सुकन्या को उसकी दीदी ने खाने के लिए कई सारे व्यंजनों से भरा डिब्बा दिया था। रास्ते में अजय और सुकन्या दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद और थके होने की वजह से सुकन्या को नींद आने लगी। आखिरकार नींद में अजय के कंधे पर अपना सिर रखकर गहरी नींद सो गई। उसे इस तरह गहरी नींद में सोते देखकर अजय को बहुत सुकून मिल रहा था। वह उसे एक तक देख रहा था और सोते हुए सुकन्या काफी मासूम लग रही थी। अजय भी धीरे धीरे बैठे बैठे ही सो गया। सुबह 7 बजे नींद खुली तो दोनों ने एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद वे लोग आपस में बातें करने लगे। आखिरकार ट्रेन ने उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया था। दोनों ट्रेन में से 8 बजे उतर गए। अब उन्हें अपने आगे का रास्ता बस के द्वारा तय करना था और दोनों साथ साथ अपना सामान उठाया और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। सुकन्या और अजय बस स्टैंड पर पहुंच गए थे। गांव को जाने वाली बस सुबह 9 बजे चलती थी। दोनों ने बस का टिकट लिया और बस में बैठ गए। निश्चित समय पर बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। अजय को सुकन्या के अतीत के बारे में सब कुछ पता था। रास्ते में सुकन्या ने अपने गांव, माँ के गांव के लोग और घर परिवार के बारे में अजय को बता दिया। साथ साथ में गंगा और उसके परिवार की उसकी समस्या के बारे में भी अजय को बता दिया। दोनों ही पूरी तैयारी के साथ थे। लगभग 11 बजे बस ने उन्हें उनके गांव के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। फिर दोनों खेतों के बीच बनी सड़क से होकर अपने गांव की तरफ चल दिए। सुकन्या जैसे जैसे अपने गांव की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके अतीत की यादें ताजा हो रही थी। उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। इन बीते दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब सुकन्या को अपनी माँ की याद ना आई हो। लेकिन आज अपने गांव के इतने नजदीक आकर वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन साथ ही मजबूर थी। सुकन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे दुखी देखकर अजय ने कहा, सुकन्या, अपने आप को संभालो, यह समय तुम्हें अपने आप को संभालने का है।
मैं जानता हूं तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें किस लिए यहाँ आई हो? ये सुनकर सुकन्या ने कहा, हाँ अजय, मैं कभी भावनाओं में नहीं बहूंगी, मुझे तो मिशन को पूरा करना है। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे। सुकन्या इधर उधर अपने गांव के खेतों को देखती जा रही थी। बीते दिनों में कितना कुछ बदलाव आ गया था। खेतों के बीच की पगडंडी ने पक्की सड़क का रूप ले लिया था। गांव के कच्चे मकान पक्के मकानों के रूप में बन गए थे, लेकिन हर गली सुकन्या की जानी पहचानी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसके अतीत के खुशनुमा पल जो उसने यहाँ गुजारे थे, उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। सुकन्या और अजय अब गांव में पहुंच चुके थे। अजय ने गांव के एक आदमी से सरपंच का नाम और पता पूछा। उस आदमी ने बताया, इस गांव के सरपंच दीनदयाल जी हैं, और वह आदमी उन दोनों को लेकर सरपंच जी के घर चला गया। दीनदयाल जी एक नेक दिल और दयालु इंसान थे। उन दोनों को देखकर दीनदयाल जी हैरान हो गए। उस समय दीनदयाल जी लोगों के साथ अपने काम के सिलसिले में सलाह मशवरा कर रहे थे, लेकिन फिर दीनदयाल जी ने हाथ जोड़कर उन लोगों से बाद में बात करने के लिए कहा। वे लोग उठकर चले गए। सुकन्या और अजय को देखकर दीनदयाल जी हैरानी से उनके पास आए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वहीं अजय और सुकन्या ने भी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब दीनदयाल जी हैरानी से बोले, जी माफ करना, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, आप लोग परदेसी हो क्या? ये सुनकर अजय बोला, हाँ हम लोग परदेसी हैं। तब सुकन्या बोली, हम सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ आए हैं। सरकार द्वारा हमें भेजा गया है। आज भी गांवों में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, शिक्षा से वंचित हैं। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ अपने घर की चार दीवारी तक सीमित है। उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार ने हमें भेजा है। इसलिए हम इस गांव में कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद आसपास के गांवों में जाकर सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार करेंगे। ये कहकर सुकन्या ने एक कागज निकाला और सरपंच दीनदयाल जी को दे दिया। उस कागज को अच्छी तरह देखकर दीनदयाल जी बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे गांव में तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों हमारे घर में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। आखिर हमारे गांव के भले के लिए ही तो तुम लोग आए हो। ये सुनकर सुकन्या और अजय को खुशी हुई। तब सरपंच दीनदयाल जी हैरानी से बोले, लेकिन तुम दोनों? सरपंच दीनदयाल जी कुछ कहते, इससे पहले अजय उसकी बात समझ गया और बोला, हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरा नाम अजय है और यह मेरी पत्नी जानवी है। अजय ने कहा। तो सुकन्या हैरानी से अजय की तरफ देखने लगी, लेकिन अजय ने आंखों से इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर सरपंच दीनदयाल जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है। और उसने एक नौकर को बुलाकर कहा, पीछे वाला कमरा अच्छे से साफ करवा दो, इन दोनों का सामान उसमें रख दो। ये कहकर सरपंच दीनदयाल जी ने कहा कि जब तक तुम लोगों का कमरा अच्छी तरीके से साफ होकर रहने लायक व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धोकर आ जाओ। हम लोग भी खाना खाने वाले थे, अब साथ भोजन करेंगे। ये सुनकर सुकन्या और अजय ने हाँ में सिर हिला दिया और वे लोग हाथ मुंह धोकर आ गए। सरपंच दीनदयाल को सुकन्या अच्छे से जानती थी। वह सरपंच दीनदयाल जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था, तब जाकर सरपंच बना था। वह एक नेक दिल इंसान है। वहीं उसकी पत्नी सुलोचना भी एक सच्ची और अच्छी औरत है। सुलोचना ने बढ़ चढ़कर उन दोनों का स्वागत किया और सब लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर सुकन्या और अजय अपने कमरों में आ गए। नौकर ने सारा कमरा अच्छे से साफ कर दिया था। कमरे में आकर सुकन्या अजय को घूरते हुए बोली, अजय, तुमने सरपंच जी से यह क्यों बोला कि हम पति पत्नी हैं? ये सुनकर अजय मजाकिया लहजे में कहने लगा, अब मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं, अब तुम्हारा क्या पता, इसलिए मैंने जो सच था वही बोल दिया। जाट। ये सुनकर सुकन्या हैरानी से अजय को घूरती हुई बोली, क्या? तब अजय बोला, अरे बाबा, सॉरी,
अगर मैं सरपंच जी से यह नहीं बोलता कि हम पति पत्नी हैं, तो पता है सरपंच जी हमें और तुम्हें अलग अलग कमरों में ठहरा देते और ऐसे में हम दोनों आपस में कोई अपनी योजना संबंधित कोई भी बात नहीं कर पाते और लोगों का हम पर शक होने का भी बढ़ जाता। और ये गांव है, तुम तो जानती हो सुकन्या कि गांवों में बिना शादी के लड़के लड़की अगर एक साथ में घूमे तो उन्हें लोग कैसी नजरों से देखते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गांवों में रहने तक नहीं दिया जाता। इसलिए मैंने सरपंच जी से यह झूठ बोला। ये सुनकर सुकन्या बोली, यह तो ठीक है, तुमने बिल्कुल सही किया। फिर दोनों ने अपना सामान कमरे में जमाया। तब अजय बोला, सुकन्या तुम यहां बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तब सुकन्या बोली, नहीं अजय, तुम बेड पर सो जाओ। तब अजय बोला, मैंने बोल दिया ना कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। ये सुनकर सुकन्या ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर में उन दोनों ने आराम किया। फिर दोनों एक साथ गांव घूमने के लिए निकल गए। सुकन्या अपने गांव की गलियों में घूमते घूमते अपने अतीत में खो चुकी थी। अपने अतीत में खोती हुई सुकन्या अजय को कभी खुशी होकर यह भी बताती कि कैसे वह यहाँ अपनी उम्र के बच्चों के साथ लुका छिपी खेला करती थी, तो कभी दुखी होकर किसी घटना के बारे में बताती। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी सुकन्या अपने घर के सामने पहुंच गई। अपने घर के सामने पहुंचते ही सुकन्या का दिल भर आया। उसने अपने को काबू में रखा। तभी उसे अपनी माँ नजर आई। अपनी माँ को देखकर सुकन्या के दिल में अपनी माँ के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसका दिल चाहा कि जाकर अपनी माँ के गले लग जाए, कभी अपने आप से अलग ना होने दे, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया। वह एक तक आसरा दिया। ये सुनकर सरपंच जी बोले, अरे हमारे यहाँ तो अतिथि देवता होते हैं और देवता जब तक आप यहाँ हो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देवताओं को कभी परेशान नहीं रखना चाहिए। अतिथि देवो भव, इसलिए देवताओं के समान उनकी जो अच्छी सी खातिरदारी करनी चाहिए। चलो अब भोजन कर लो। ये कहकर उन दोनों को अपने साथ भोजन कक्ष में ले गए। सभी ने एक साथ भोजन किया। फिर सुकन्या और अजय अपने कमरे में आ गए और दोपहर की तरह अजय नीचे चादर बिछाकर और सुकन्या अपने बेड पर सो गई। थके होने की वजह से थोड़ी देर में दोनों को गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन सरपंच जी ने सुकन्या और अजय को एक स्कूल का पुराना भवन यह कहते हुए दे दिया। यह जगह कम थी, इसलिए स्कूल का सरकारी भवन दूसरी जगह बन गया है। अब यह भवन बिल्कुल खाली है। आप यहाँ पर स्कूल के लोगों को शिक्षित कर सकते हो। सुकन्या जैसे ही उस भवन में पहुंची, उसकी पिछली पुरानी स्कूल की यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई। सरपंच जी ने पूरे गांव के लोगों को शिक्षित करने की खबर भिजवा दी, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो सुकन्या और अजय का मजाक बनाने लगे और कहने लगे, अरे देखो, ये आए बड़े बुढ़ापे में लोगों को पढ़ाने के लिए। शहरी लोगों के चौंचले हैं। भला भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? गांव के लोगों के तो काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। ये कहकर वो लोग हंसने लगे। सुकन्या अपने गांव के लोगों को भली भांति जानती थी और उनसे परिचित थी, इसलिए उसे किसी की बात पर बुरा नहीं लगा। वह ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। सुकन्या और अजय ने स्कूल में लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले शुरुआत सरपंच जी की पत्नी सुलोचना ने की। साथ में ही काका और विमला काकी अपनी बेटी गंगा के साथ वहां पढ़ने आ गई। विमला काकी सुकन्या को अच्छे से पहचानती थी कि यह पुलिस अफसर है, लेकिन सुकन्या ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। एक दो दिन तक तो सुकन्या और अजय, रहीम काका और विमला काकी सरपंच जी की बीवी सुलोचना और गंगा को पढ़ाते रहे। धीरे धीरे गांव की कुछ औरतें इकट्ठा होने लगी। सुलोचना और अजय उन लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उनकी पारिवारिक समस्याओं पर भी चर्चा करते। सुकन्या जानती थी गांव की औरतें केवल अपने घर के काम तक ही सीमित हैं, इसलिए सुकन्या और अजय ने अपनी योजना के अनुसार गांव की औरतों को लघु कुटीर उद्योगों के बारे में बताया। गांव की औरतें यह सुनकर खुश हुईं कि उन्हें घर के काम के साथ साथ अपने ही घर में अन्य रोजगार भी मिलेगा।
जिससे उन्हें पैसा भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अजय और सुकन्या ने सरपंच जी की मदद से गांव में कुटीर लघु उद्योग खोलने के बारे में सोचा। एक दिन सुकन्या की मां भी वहां आ गई। अपनी मां को देखकर सुकन्या का दिल भर आया। उसने जाकर अपनी मां के पैर छू लिए। तब यह देखकर उसकी मां हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब सुकन्या बोली, आप मेरी मां जैसी लगती हो, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ये सुनकर सुकन्या की मां ने सुकन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तेरी मां नहीं है क्या? सुकन्या कुछ कहती उससे पहले अजय आकर बोला, काकी जी, जानवी की मां है, लेकिन बचपन में किसी कारणवश जानवी से बिछड़ गई थी। ये सुनना था कि सुकन्या की मां का दिल भर आया। उसे सुकन्या की याद आ गई। वह सोचने लगी, पता नहीं अब उसकी बेटी सुकन्या कहाँ होगी। उसे पता नहीं था कि उसकी सुकन्या उसकी आंखों के सामने ही है। वह बोली, मेरे को पता है बेटी, जब माँ बेटी बिछड़ते हैं तो दोनों को कितना दुख होता है, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। वह जो करता है अच्छा ही करता है। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब सुकन्या बात संभालते हुए बोली, अरे आइए आइए, आपका भी हमारे स्कूल में स्वागत है। सुकन्या की मां को आए कुछ ही समय हुआ था कि पीछे से सुकन्या के बापू जो भीमा भी गुस्से में लाठी लिए दौड़ते हुए आए और सुकन्या की मां के सामने आकर बोले, तेरे को घर का काम नहीं है जो यहाँ आ गई पंचायत करने के लिए? अरे इन शहरी लोगों का तो दिमाग खराब है। चल यहाँ से, नहीं तो 2 लाठी पड़ेंगे। सुकन्या ने जैसे ही अपने बापू को देखा तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि उसके बापू ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। ये सोचकर सुकन्या का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। अपने पति भीमा की गुस्से में बात सुनकर सुकन्या की मां डरते हुए खड़ी हो गई और बोली, अजी। इससे पहले सुकन्या की मां कुछ बोलती, उससे पहले सुकन्या के बापू जैसे ही उसकी ओर तमाचा देने के लिए हाथ उठाया, सुकन्या ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ एक तरफ झटकते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? अगर इतनी ताकत है तो ये ताकत अपने परिवार के पालन पोषण में लगाइए। औरतों को मार पीट कर ताकत को साबित मत कीजिए। एक मर्द की पहचान अपने परिवार की खुशी में होती है और ना कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर अपनी नीचता साबित करने में। ये सुनकर भीमा गुस्से में बोला, ए छोरी, मेरा दिमाग मत सटका। ये मेरी पत्नी है, मेरा पूरा हक है, मैं जैसे चाहूं इसके साथ बर्ताव करूं। तभी सरपंच जी वहां आ गए और गुस्से में बोले, भीमा, यह पाठशाला है, तुम्हारा घर नहीं जो तुम्हारी मर्जी चलेगी। और खबरदार, जो इस गांव के मेहमानों को कुछ कहा तो, और तुम्हारी पत्नियां रोज पढ़ने के लिए आएंगी, यह हमारा हुक्म है। अगर तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की सोची तो तेरे को पता है कि क्या होगा। फिर पंचायत से तू निपट लेना, सीरो। ये सुनकर भीमा गुस्से में तिल मिलाते हुए वहां से चला गया और सभी उसे जाते हुए देखते रहे। तब सुकन्या अपनी मां से बोली, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ रोज आना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सुनकर सुकन्या की मां ने मुस्कुराने की कोशिश की और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। सुकन्या की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और अपनी मां को देखकर मुस्कुराने लगी। सुकन्या की मां अब रोज पाठशाला में पढ़ने आती। जब सुकन्या और अजय के बारे में गांव के लोगों को पता चला कि वे लोग लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ छोटे लघु उद्योगों के बारे में भी बताते हैं, तब गांव के लोगों की रुचि उनकी तरफ बढ़ी और गांव के लोग अधिक से अधिक संख्या में पाठशाला में जो पढ़ने के लिए आने लगे। ये देखकर सुकन्या को बहुत खुशी हुई। उधर सुकन्या रोज अपनी दीदी से फोन पर बातें करके उसे सारी बातें बताया करती। सिया भी यह जानकर खुश होती कि गांव के लोग अब अधिक से अधिक रुचि ले रहे हैं, लेकिन उसे सुकन्या के बारे में सोचकर घबराहट हो रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे। एक दिन दिग्विजय की बेटी और विमला काकी के बेटे की पत्नी
रेणुका भी पाठशाला में पढ़ने आई। रेणुका कुछ पढ़ी लिखी थी। रेणुका को देखकर सुकन्या को मन ही मन बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो यह सब कुछ सुकन्या ने किया था वही सिर्फ रेणुका को बुलाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए ही तो किया था। रेणुका को देखकर सुकन्या मन ही मन खुश हो रही थी। धीरे धीरे सुकन्या ने रेणुका से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। कभी उसकी बुद्धि की तारीफ करती तो कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करती। रेणुका अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती। धीरे धीरे सुकन्या ने महसूस किया कि रेणुका दिल की बहुत अच्छी है, वह दिल की बुरी नहीं है। शायद उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटा हो जिसकी वजह से वह अंदर से पूरी तरह टूट गई है और लोग उसका घमंड उसे समझते हैं। सुकन्या धीरे धीरे रेणुका की अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन बातों बातों में सुकन्या को पता चला कि रेणुका को शहर में रहना बहुत पसंद है। अब तो सुकन्या ज्यादा से ज्यादा रेणुका के सामने शहर की बातें किया करती, वहां की बातें बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। उसने रेणुका को विश्वास दिलाया कि उसके लिए वह शहर में रहने के लिए इंतजाम कर देगी, और उसे सजने संवरने का शौक है ना, तो वहां पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके उसका खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लेगी। ये अच्छी जिंदगी होगी। ये सुनकर रेणुका बहुत खुश हो गई। अब तो रेणुका अपनी हर छोटी मोटी बातें सुकन्या को बताया करती थी। यहाँ तक कि वह सरपंच जी के घर भी सुकन्या से मिलने पहुंच जाया करती थी। एक दिन रेणुका सुकन्या से मिलने सरपंच जी के घर पहुंच गई। सुकन्या से बातें करते हुए सुकन्या ने मौका देखकर रेणुका से कहा, रेणुका, तेरे बताए अनुसार और लोगों के अनुसार तो मैंने सुना है कि तू बहुत अमीर बाप की बेटी है। अरे, माता पिता तो अपनी संतान के लिए क्या नहीं करते, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती सुकन्या। जब तुम्हारे पिताजी इतने पैसे वाले हैं तो उन्होंने तुम्हारी शादी ऐसे साधारण और गरीब घर में क्यों की? अगर वह चाहते तो तुम्हारी खुशी के लिए शहर में किसी पैसे वाले घर में तुम्हारी शादी कर सकते थे, जिससे तुम शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी। यह गांव में तुम्हें तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? ये कहकर सुकन्या रेणुका की तरफ देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ये सुनकर रेणुका उदास हो गई। तब सुकन्या बोली, देखो रेणु, माँ बाप तो क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। अब देख लो, मेरी एक दोस्त थी शहर में, उसके पिता की साधारण सी कपड़ों की दुकान थी। मेरी दोस्त को विदेश में रहना पसंद था, तो उसके पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने दुकान को भी गिरवी रखकर उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ दिया जो विदेश में रहता है। अब वह अपने पति के साथ विदेश में रहती है। तुम्हारे पिता भी तो तुम्हारी खुशी के लिए शहर में कोई अच्छा घर और वर देखकर तुम्हारी शादी कर सकते थे, लेकिन उसने तुम्हारी शादी यहाँ एक बहुत ही साधारण परिवार में कर दी, जबकि तुम तो अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ हुआ? मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये सुनना था कि रेणुका की आंखों में आंसू आ गए और वह उदास हो गई। तब सुकन्या ने कहा, क्या हुआ रेणु, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तब रेणु बोली, नहीं, ऐसी कुछ नहीं है जानवी जी। और ये कहकर वह बाहर जाने लगी। तब सुकन्या ने रेणुका को अपने पास बिठाते हुए कहा, रेणु, तुम मेरी दोस्त हो, तुम अपना हर दर्द मुझसे बांट सकती हो। तुम्हें यूं दुखी देखकर मुझे दुख होता है। बताओ क्या बात है? ये सुनकर रेणुका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, जानवी जी। ये कहकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वह बोली, जानवी जी, जैसा तुम सोचती हो, हर माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरा बाप तो इंसान के नाम पर हैवान है, हैवान। ये कहकर रेणुका गुस्से में आगे बोल नहीं सकी। सुकन्या ने उससे कहा, पहले तुम शांत हो जाओ रेणु, और मुझे बताओ आखिर बात क्या है। तब रेणु आगे बोली, जानवी, मेरे बाप ने अपनी अय्याशी के खातिर मेरे को यहाँ आग में झोंक दिया। मेरे बाप ने कभी मेरे को अपनी औलाद की तरह प्यार नहीं किया। उसे हैवान का बस चले तो अपनी सगी बेटी को भी ना छोड़े। तब सुकन्या बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब रेणुका बोली, मेरे बापू, उसे तो बापू सा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। उसकी पहली पत्नी से मेरा एक पागल भाई हुआ,
जब वह 17-18 बरस का होगा, तभी किसी बीमारी के चलते जो बापूसा की पहली पत्नी थी, वह चल बसी। मेरे बापू को शुरू से ही अय्याशी का और शराब जुआ का शौक था। उसे समझाते समझाते उनकी पहली पत्नी तो भगवान के पास चली गई, लेकिन मेरे बापू को सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था। उसने अपनी उम्र से कहीं छोटी मेरी माँ से विवाह किया। मेरी माँ भी उसकी इन गंदी आदतों से बहुत परेशान थी। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बापू के कान पर जू नहीं रेंगी। मेरी माँ काफी परेशान रहती थी और मुझे छोड़कर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मेरे बापू की अक्ल अब भी ठिकाने नहीं आई थी। मेरे बापू की वजह से मेरी माँ मेरे को छोड़कर चली गई। मेरी माँ के जाने के बाद तो मैं अनाथ हो गई, क्योंकि बापू ने तो कभी एक बाप का फर्ज ही नहीं निभाया था। ये कहकर रेणुका ने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, तब मेरे लालन पालन के लिए गांव की एक विधवा काकी सोमती को रखा गया था। सोमती काकी का पति सोमती काकी और उसकी 2 बहुत छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर भगवान के पास चला गया। सोमती काकी की उम्र काफी कम थी। मेरा लालन पालन के वास्ते उसे रखना तो पड़ा, पर बापू को एक बहाना था उसे रखने का। असली वजह तो यह थी, मेरा बापू अपनी अय्याशियां पूरा करना चाहता था। मेरे बापू ने उस बेबस लाचार औरत की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे अपनी रखैल बना लिया। अपनी बेटियों की खातिर वह बेचारी बापूसा के अत्याचार सहन करती रही, क्योंकि मेरे बापूसा की मर्जी के बिना गांव में तो उसे कोई काम मिलने से रहा, और वह अनपढ़ बेचारी कहां पर जाती। मेरे बापूसा ने अपना तीसरा विवाह करने की बहुत सोची, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। तो मेरे बापू ने मेरे पागल भाई का विवाह करने के बारे में इसलिए सोचा जिससे उसकी अय्याशी चलती रहे, जबकि लोगों को तो यही लगा कि मेरे बापू ने मेरे सौतेले पागल भाई का विवाह अपने वंश को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन मेरे को पता है, मेरे बापू एक नंबर का घटिया इंसान है। मेरे बापू ने काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे पागल भाई को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मेरे बापू ने मेरे जवान होने की प्रतीक्षा की, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक तसाई बकरे को काटने के लिए उसका पालन पोषण करता है। मेरे ससुर ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए मेरे बापू से कर्ज लिया था। एक दिन कर्ज के सिलसिले में मेरे बापू यहाँ आए और मेरी बड़ी ननद जमुना को देख लिया। वह तीनों बहनों की खूबसूरती देखकर पागल हो गए और फिर बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने पागल बेटे के लिए उसे मांग लिया। लेकिन मेरे ससुर तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरा आटा साटा तय कर दिया। ये कहकर रेणुका फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, मैंने बहुत मना किया, लेकिन बापू ने एक नहीं सुनी। मेरे को नफरत है उस घटिया इंसान की सूरत से भी। ये कहकर रेणुका का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। रेणुका का दर्द सुनकर सुकन्या बोली, रेणु, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं कभी नहीं सोच सकती कि एक बाप इतना नीचे भी गिर सकता है। अपने स्वार्थ की खातिर उन्होंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ननद की भी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी ननद, जो तुम्हारी अब भाभी है, तुम्हें आ रहे पागल भाई के साथ कैसे रहेगी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद है। ये सुनकर रेणुका बोली, जानवी, बर्बाद है नहीं, हो गई, लेकिन मेरी ननद इस नरक से छुटकारा पाकर चली गई। तब सुकन्या बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब रेणुका बोली, हाँ जानवी, मेरे ब्याह के बाद मैं अधिकतर जो मेरे पीहर में वो रहती थी या नहीं आती थी, मैंने वहां पर देखा कि मेरा बाप मेरी भाभी यानी मेरी ननद जमुना को अपनी गलत नजर रखे हुए है। मेरे को पहले से ही पता था कि अपने बेटे की आड़ में वह इंसान अपना स्वार्थ साधना चाहता है। कई बार मैंने उनके कमरे में तांग का झांकी करते हुए देखा था। मेरे को जमुना की चिंता थी। एक दिन मैं घर पर थी तो मेरे बापू ने सोचा कि मैं कहीं बाहर हूं, इसलिए उसने मौका देखकर मेरी भौजाई यानी मेरी ननद की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। उसे अकेले देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब मेरी ननद चिल्लाई, मेरा पागल भाई का दिमाग तो बच्चों के जैसा था, उसे तो सही गलत का मालूम ही नहीं था।
वह तो बाहर बच्चों के साथ खेलने में मस्त था। जमुना की आवाज सुनकर मैं दौड़ कर आई तो जमुना रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने देखा मेरे बापू की आंखों में वासना थी। ये देखकर मैं गुस्से में अपने बापू से गुस्से में बोली कि पहले तो मुझे शक था कि तुझ जैसा घटिया इंसान और कर ही क्या सकता है। ये सुनकर मेरे बापू ने कहा, छोरी, मेरा दिमाग न सटका और चली जा यहां से। अगर तेरी जान और मेरे उस पागल भाई की जान की परवाह है तो चली जा यहां से। मेरा पागला भाई मेरा सौतेला भाई था, लेकिन मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, मेरे को जान की परवाह नहीं है। तभी घर के नौकर भी आ गए तो मेरे बापू का गुस्सा जो 7वें आसमान पर था, लेकिन मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। उस दिन तो जमुना को मैंने बचा लिया, लेकिन मेरे को चिंता थी कि वह घटिया इंसान एक ना एक दिन उसकी इज्जत के साथ खेलेगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जमुना को कैसे बचाऊं। तभी मेरा ध्यान श्यामू की तरफ गया। श्यामू बचपन से ही जो मेरे घर में नौकर था। श्यामू जमुना की उम्र से कोई 2-3 साल बड़ा था। वह बड़ा ही मेहनती छोरा था। मैंने कई बार श्यामू को जमुना की तकलीफों से दुखी होते हुए देखा था। वह मन ही मन जमुना को पसंद करता था। मौका देखकर जब मैंने श्यामू को सारी बात बता दी और कहा कि वह जमुना को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए, तो संकोच में उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर वह तैयार हो गया। जब मैंने जमुना को सारी योजना बताई तो वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि यह वक्त सोचने का नहीं है। इस तरह जानवी, मैंने जमुना को श्यामू के साथ भगा दिया। जमुना तो भाग गई, लेकिन मेरा दिल कहता वह जहां होगी वह श्यामू के साथ खुश होगी। लेकिन मेरे घटिया बाप इससे तिलमिला उठा। काफी ढूंढा जमुना को, लेकिन कहीं नहीं मिली। तभी आखिरकार फिर उसने एक खेल खेला। मेरे ससुर से दबाव देकर मेरी दूसरी ननद सरस्वती को पागल भाई से विवाह करने के लिए कहा। मैंने मना किया तो एक दिन उसने मेरे पागल भाई का हाथ चला दिया और कहा, अगर अपने भाई को और अपना भला चाहती है तो मेरा साथ देना होगा। अपने भाई को बचाने के लिए मेरे को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ा। मैं क्या करूं जानवी? ये कहकर रेणुका रोने लग गई और बोली, मैं कुछ ना कर सकी। मैंने जमुना को तो बचा दिया, लेकिन सरस्वती को आग में जलना था। आखिरकार सरस्वती का भी मेरे पागल भाई से विवाह हो गया। अब मेरे बापू को मेरे पर शक होने लगा कि कहीं मैंने जैसे जमुना को भगाया है, इसलिए ये इसको भी ना भगा दे सरस्वती को। इसलिए उसने मेरे को ससुराल में रहने के लिए कहा। और एक दिन मौका देखकर मेरे बाप ने सरस्वती का जो अस्मत को लूट लिया। वह बेचारी अपनी जो जिंदगी से इतनी दुखी थी कि मौत को गले लगा लिया। जाते जाते वह हद छोड़ गई थी। जब सरस्वती की मौत के बारे में मेरे घर वालों ने सुना तो काफी दुखी हो गए, लेकिन मैं अपना दुख बिना व्यक्त कर सकी, क्योंकि मैं किससे क्या कहती। मुझे तो पहले से ही पता था मेरा बाप एक राक्षस है, क्योंकि मेरे बापू चाहते थे कि मैं हमेशा सबको दिखाने की खातिर उसका साथ दूं। सरस्वती की मौत पर जब हम सब मेरे पीहर गए तो वहां मेरे बापू ने उसकी मौत की झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मेरे को शक था, इसलिए मैंने सरस्वती के कमरे की छानबीन की तो एक खत मेरे हाथ लगा, जिसमें उसने साफ लिखा था कि मेरे बापू ने उसकी जीने लायक उसे नहीं छोड़ा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और उससे दुखी होकर उसने अपनी जान दी है। तभी मेरे बापू आ गए और उसने वो खत मेरे हाथ से छीन लिया और मेरे को डराया धमकाया। अगर मैंने किसी को यह बात बताई तो मेरे और मेरे भाई की जान ले लेगा। मैं उस हैवान पर विश्वास नहीं कर सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी किसी से कुछ नहीं कह सकी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी सास को यह सब कुछ पता चल गया। सरस्वती की मौत के मारे जो वह काफी दुख था, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने भाई की जिंदगी के खातिर मैं अपने बापू का साथ देने पर मजबूर थी। मुझे सरस्वती भाभी का बहुत दुख था। ये कहकर रेणुका रोने लगी और कहने लगी, जानवी, जितने लोगों को मेरे को समझते हैं, मैं इतनी बुरी नहीं हूं। ये कहकर रेणुका फूट फूट कर रोने लगी
और कहने लगी, मैं मजबूर थी, क्या करूं जानवी। रेणुका की बात सुनकर सुकन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रेणुका, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, लेकिन रेणुका, कब तक तुम अपने बापू के हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? तुम्हारे चुप रहने की वजह से तुम्हें पता है क्या हो सकता है? रेणु, तुम अपने बापू के हाथों की कठपुतली बनकर अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें पता है रेणु, तुम्हारे सास ससुर अपनी 2 बेटियों के जाने से कितने टूट चुके हैं। अगर ऐसे में तुम अपने बापू की कठपुतली बनकर उन्हें कुछ गलत कहोगी और उनका साथ दोगी तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। रेणुका, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पति सब तुम्हारे बापू की हकीकत जानते हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अगर ऐसे में तुम उनके साथ गलत व्यवहार करोगी तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी। तुम अपने सास ससुर और अपने पति को सारी सच्चाई बता दो तो अपनी गलती मान लोगी और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगी। तो मेरा विश्वास करो रेणुका, जो खुशी तुम्हें ऊंचे महलों में नहीं मिली, वह खुशी तुम्हें यहां मिलेगी। तुम्हें अपने परिवार का प्यार मिलेगा। बचपन से तुम अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसी हो ना, तो तुम्हारे सास ससुर से ही तुम्हें माता पिता का प्यार मिलेगा। एक बार उनके जख्म पर अपने प्यार का मरहम लगाकर तो देखो। ये सुनकर रेणुका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, लेकिन जानवी। तब सुकन्या बोली, हाँ रेणुका, तुम एक बार उन्हें सच्चाई बताओ। वे लोग चाहेंगे तो तुम और तुम्हारा भाई कभी मुसीबत में हो ही नहीं सकता और कभी नहीं होगा। वह तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर रेणुका बोली, हाँ जानवी, तुम ठीक कहती हो। आखिर मैं कब तक चुप रहूंगी? मुझे चुप रहने की वजह से, मेरे बापू के हाथ की मैं कठपुतली बनने की वजह से ही अब मेरे बापू मेरी जो छोटी, जिससे मैं सगी छोटी बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरी ननद है, उसके साथ मेरे पागल भाई का विवाह करवाना चाहते हैं। अभी तो वह मासूम मेरी ननद मात्र 14 साल की है। ये सुनकर सुकन्या बोली, तो क्या रेणुका, तुम अपने बापू के हाथों की कठपुतली बनी रहकर अपनी 2 ननद की तरह अपनी छोटी ननद को भी उसी आग में झोंकने दोगी? ये सुनकर जो रेणुका बोली, नहीं जानवी, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी जानवी। फिर रेणु बोली, जानवी, मैंने अपनों को काफी ठेस पहुंचाई है। मैं अभी जाकर उनसे अपने की माफी मांग लूंगी। ये कहकर रेणु वहां से चली गई। तब अजय सुकन्या के पास आया। सुकन्या अजय की तरफ देखते हुए बोली, अजय। ये कहकर उसने एक टेप रिकॉर्डर निकाला और कहा, जो कुछ भी रेणुका ने अपने बापू के खिलाफ कहा है वह सारा इसमें रिकॉर्ड हो गया है। ये सुनकर अजय बोला, अब एक सबूत तो हमारे हाथ लग चुका है, तो फिर देर किस बात की है सुकन्या? उस पापी को उसके की सजा दिलाओ। ये सुनकर सुकन्या बोली, नहीं अजय, मैंने उस दिग्विजय के बारे में सुना है। उसकी ऊपर तक मंत्रियों तक पहुंच है और वह इतना शातिर इंसान है। एक सबूत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके लिए तो हमें कई